हेलो गाइस, आज मैं एक नया मानव स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका नाम है ट्रांसमाइग्रेटेड विलेन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मानव जरूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी एपिसोड स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं। वो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हुआ होता है और उस बंदे के सामने काफी सारे लोग खड़े हो चुके होते हैं। वो सारे मिलकर एक बैरियर को बना रहे होते हैं और उन्हीं लोगों में से एक बंदा बोलता है कि कमी न कहीं क्या तेरे जैसा विलन इस दुनिया में जिंदा ही रहने ही नहीं चाहिए। और ये बोले तुरंत बाद वो सारे लोग मिलकर इस बंदे पर एक ही साथ काफी सारे अटैक कर देते हैं। वो सारे अटैक्स को ये बंदा बिल्कुल भी नहीं सह पाता, इसीलिए वो बंदा वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अभी अभी सीन उठते किसी और जगह पर अभी पैदा हुआ एक बच्चे के पास। तभी हम इस औरत के देखते हैं, इसका नाम चुन है और ये उस बच्चे को पकड़ के उसके माँ से बोल रहे होते हैं मैडम आपको एक बच्चा हुआ है। ये बोल के उस बच्चे को उसके माँ के पास रख देती है वो। तब वो माँ कहते हैं कि ले बच्चा रो ना मत, मैं तेरा मम्मी हूँ, एक बार मुझे देखो, तुम बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसे दिख रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम लुओ ही रखूंगी। ये बोल के उस बच्चे को फिर से चुन को देते और बोलने लगते है कि अब से तुम ही इस यंग मास्टर का ध्यान रखोगे। ये बोल के वो उस बेड पर लेट जाते और बोलने लगते कि डार्लिंग अब मैं तेरे पास ही आ रही हूँ, फाइनली फिर से हम दोनों एक ही होने वाले। ये बोल के वो वहीं पर मर जाती है। तभी ये खबर वो लुआ फैमिली के पैट्रियाज तक पहुंच जाता है। तब उससे एक बंदा पूछ रहा होता है कि पैट्रियाज पहले ही वो हमारे फैमिली का सेकंड यंग मास्टर मर गया, अब उसके साथ अब उसका वाइफ भी मर गया, तो हम उसके बच्चे के साथ क्या करेंगे। ये सुनने के बाद पैट्रियाज बोलता है कि इसमें सोचने की कौन सी बात है, हमारे लुआ फैमिली हमेशा ताकत को ही पहले रखती आ रहा है, इसीलिए अगर उस बच्चे आगे जाकर ताकतवर बन गए तो हमारे लुआ फैमिली को उसको जगह मिलेगी, वरना बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये बोल के पैट्रियाज एक बंदे से बोलकर उस चुन को और उस लुए को दोनों को उस मेन हॉल से बाहर निकल देता है। इसके बाद वो चुन लुए से कह रहे होते हैं कि तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ, अगर तेरा मम्मा पापा नहीं तो क्या मैं हूँ तेरे लिए, इसीलिए तेरा देखभाल अब से मैं ही करूंगी। ये बोल के वो चुन उसी लुआ फैमिली के मेन हॉल के अलावा किसी और हॉल में काम करने लगती है और ऐसे काम करता करता वो लुए की देखभाल भी कर रहा होता है और ऐसे काफी साल बीत जाता है। और हम अब देखते हैं कि लुए 16 साल का हो चुका होता है। तब हम देखते हैं लुए कमरे के अंदर बैठकर कल्टिवेट कर रहा होता है और ऐसे सिर्फ कुछ देर बीत जाता है, उतने में लुए के मुंह के अंदर से पूरी तरह से खून आने लगते हैं। तब ये देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे यार मेरा किस्मत ही खराब है, क्योंकि मेरा पैदा होने से पहले मेरे पापा मामा मर गए और इसके साथ ही मैं एक वीक बॉडी के साथ पैदा हुआ, इसीलिए मेरा पूरा डीएनए सब ब्लॉक हो चुका है और मैं इसके वजह से बिल्कुल भी कल्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान आप मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हैं, प्लीज मुझे कोई होप दीजिए। तभी बाहर से आवाज आने लगते है क्या तुम अभी भी सोच रहे हैं कि तुम इस लुआ फैमिली का यंग मास्टर हो? अगर तू सच में ऐसा सोचते है तुरंत उस सपने के अंदर से बाहर हो, क्योंकि बाहर की तरफ क्लीन करने वाली जगह काफी सारे है तेरे लिए, तो इसीलिए बाहर आओ तुरंत ही, वरना मैं अंदर आकर तेरा कुटाई करूंगा। ये बोलने के बाद वो बाहर जाकर क्लीन कर लेता है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है उसी लुओ फैमिली का किसी और जगह पर, वहाँ पे कोर्टयार्ड होता है और वहीं पर काफी सारे बंदे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर लुओ ही वहाँ पर आ जाते हैं। पर ये देखने के बाद एक बंदा बोल रहा होता है कि वो देखो भाई उस कमीने को फिर से वो एक और टेक्निक को बारो करने के लिए यहाँ पर आ गए। ये सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है कि वो इसीलिए यहाँ पर आ पा रहा है कि वो हमारा लुओ फैमिली का पैट्रियाज का पोता है, अगर ऐसा नहीं होता वो उसे कब का हमारा लुओ फैमिली के धक्का मार के निकाल दिया जाता। उसके अंदर टैलेंट नाम का कोई चीज ही नहीं है और वो टैलेंट को भी छोड़ दो, वो अभी तक कल्टिवेट ही नहीं कर पा रहा। ये सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है मैंने सुना था कि ये कचरा 10 सालों से टाइटल डिटरमिनेशन टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, पर इतना साल प्रैक्टिस करने के बाद भी वो अभी तक फर्स्ट स्टेज पर भी नहीं पहुंचा। और वो टाइटल डिटरमिनेशन टेक्निक इतना आसान थे कि नल्ले से नल्ले बंदे को भी 3 दिन से ज्यादा समय नहीं लेगा उसको ब्रेक थ्रू करके फर्स्ट स्टेज पर पहुंचने के लिए। पर सारे बातों इग्नोर करके लुआ सामने की तरफ बढ़े जा रहा है। तभी उसके सामने एक हट्टा कट्टा बंदा सा आ जाता है और इसे देखने के बाद एक और बंदा चिल्लाने लगता है अरे बाप रे ये तो हमारा फैमिली का लुओ सन है। तभी हम इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम है लुओ शिवू और ये लुओ फैमिली का आउटर हॉल का ओवरसीयर है और इसे प्यार से लुओ सन भी बुलाया जाता है। ये देखने के बाद लुओ थोड़ा डर जाता है और बोलने लगता है क्या 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 आपका मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद लुओ सन कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ अपना हाथ ऊपर उठा लेता और इसके बाद एक जोरदार पंच हमारे मेन कैरेक्टर लुओ पर कर देते। इसकी वजह से लुओ काफी दूर जा सके नीचे गिर जाता है, इसके वजह से वो पर दुआ हो जाती है। तब हम इस लुओ सन की तरफ देखते हैं। ये बोल रहा होता है मेरा बेटा था, मेरा बेटा बड़ा गिफ्टेड था, तेरा जैसा कमीना नहीं था, फिर भी उसको ऐसा हुआ और वो अपना पूरा जिंदगी अब कल्टिवेट नहीं कर पा रहा। और तुझे देखो तू एक कचरा फिर भी यहाँ पर ऐसा ठीक ठाक घूम रहा है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मेरे सामने कभी भी इतना खुश होकर मत दिखना। ये बोल के वो लुओ सन वहां पर चले जाता है। ये देखने के बाद वहां पर कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि क्या वो लुओ सन पूरी तरह से पागल हो गए है क्या, उसके बेटा कल्टिवेट नहीं कर रहा तो उसमें उस लुओ की फॉल्ट क्या
है। ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि लुओसन का बेटा बिल्कुल भी कल्टिवेट नहीं कर पा रहा, इसीलिए उसको अब ऐसा लग रहा होगा उसका बेटा का कॉम्पिटिशन ये लुई जरूर आ सकता है ये पैट्रियार्च के पोजीशन के लिए। इसी वजह से वो लुओसन यहाँ पर आया और बिना किसी वजह से कि वो लुई को डैमेज करके यहाँ से चला गया। ये सुनने के बाद पहले वाला बंदा बोलता है कि उस लुओसन को उस बंदे से डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अब ये कचरा है और वो लुओसन हमारा लुओ फैमिली का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। मैंने ये भी सुना था कि वो लुओसन अभी 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, और अगर हम इस लुई की बात करें तो ये अपना पूरी जिंदगी पर बिल्कुल भी कल्टिवेट नहीं कर पाएगा। सारे बातें लुई सुन रहा होता है और सुनता सुनता ही बेहोश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे सीन उठाते हैं कुछ ही घंटे के बाद, तब रात का समय हो चुका होता है और वहाँ पे काफी बिजली भी गिर रहे होते हैं। तब हम वो लुई की तरफ देखते हैं, उसके पास चुन आ चुके होते हैं और वो रो रहे होते हैं उसके बेड के पास बैठकर। और इसके बाद ये चुन बोल रहे होते हैं यंग मास्टर प्लीज आप जाग जाइए, अगर आप जागा नहीं तो मैं भी अपने आप को मारकर आपके पास आ जाऊंगी, ये बोलकर वो रो रहे होते हैं। तभी बाहर की तरफ हम देखते हैं एक ग्रीन लाइटिंग वो लुई के घर के तरफ जा रहे होते हैं और जाने के बाद सीधा लुई के बेड की तरफ जाते हैं और इसके बाद सीधा उस लुई के अंदर पहुंच जाती है वो ग्रीन लाइटिंग। और ऐसा कुछ देर भी जाता है तब हम देखते हैं वो लुई काफी जोर से चिल्ला रहे होते हैं नहीं नहीं मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तभी ये देखने के बाद सुन थोड़ा घबरा जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर आपको क्या हुआ। तभी लुई कुछ भी नहीं जवाब देते। इसके बाद काफी देर बीत जाता है और सुबह हो चुका होता है। तब हम देखते हैं वो लुई जाग चुका था और बोलने लगता है अरे बाप रे मैं कहाँ पर हूँ। और ऑलरेडी आपको पता चल चुका होगा इस बंदे के अंदर कुछ और बंदे की आत्मा हो चुका होगा और वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि हमारे अर्थ पर ही रहने वाले बंदे की होती है और वो वर्क करता करता वो टाइम में ही मर गया था। ये याद देने के बाद ये बंदा सोच रहा था अरे बाप रे मैं अच्छी तरह से जीना छोड़ो अच्छी तरह से मरा भी नहीं हूँ, क्या ये सब भी कोई बंदा मरता है क्या। तभी इस बंदे को लुई की मेमोरी याद आने लगता है और बोलने लगता है अरे बाप रे ये मेमोरी कौन सा है और किसका है। और कैसे ऑलरेडी आपको भी पता चल चुका होगा और लुई उसके कुटाई की वजह से मर गए और उसके बाड़ी में ये बंदा आ चुका है। उतने में ही वो दरवाजे से वो चुन आ जाते हैं और देख के पूरी तरह चौंक जाती है। इसके बाद चुन तुरंत ही लुई के पास आ जाते हैं और रोने लगते कि अरे बाप रे आप तो ठीक हो गए, ये सब उस भगवान का शुक्र है, अगर आप नहीं होते मैं भी नहीं होता अब तक। इसके बाद ये बंदा बोला अरे बाप रे मैंने कई सारे मानव पढ़े उसमें ही किसी बंदा रिबन हो जाता, क्या मैं ही वो शायद रिबन हो चुका हूँ क्या। ये बोलने के तुरंत बाद इसके अंदर उस लुई का पूरा मेमोरीज आ जाते हैं। ये सब देखने के बाद ये सोच रहा होता है अरे बाप रे इसका लाइफ तो मेरे लाइफ से बदतर है। ये बंदा अपना पूरी जिंदगी भर बुलिंग को सहते आ रहा है और आखिरी में इसे एक बंदा ने मार दिया उसी बुलिंग करते करते। इसके बाद सुन बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर क्या आप अच्छे से महसूस कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से महसूस नहीं कर रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, आपके लिए अभी मेडिसिन लेकर आती हूँ। ये सुनने के बाद लुई कहता है नहीं आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह से महसूस कर रहा हूँ, मैं अब ठीक हूँ और प्लीज मेरे लिए आप बिल्कुल भी मत रहिएगा, मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकता। ये बोल के वो चुन के आंखों से आंखों पूछने वाला तभी उसका हाथ बुरी तरह से दर्द करने लगता है। गाइस आगे से हम इस चुन को आंट चुन बुलाएंगे। आंट चुन बोल रहे होते हैं कि आपका इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुआ इसलिए आपको प्लीज रेस्ट कीजिए। ये बोल के आंट चुन लुई को हक कर लेते हैं और बोलने लगते हैं कि उस लुओसन का कुछ ज्यादा हिम्मत बढ़ गया आजकल, अगर आपका पापा यहाँ पर होता तो उसकी हिम्मत भी नहीं होती तुम पर ऐसा हाथ उठाने की। ये बदकिस्मती की बात है कि आपका पापा यहाँ पर नहीं है और आपका मामा भी, पर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और मैं अपने लाइफ को देकर भी आपको बचाने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, आप प्लीज रेस्ट कर दीजिए यहाँ पर बैठकर। ये बोल के आंचुन वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो बेड पर बैठकर लुओसन अपने मन में सोच रहा होता है उस कुत्ते लुओसन ने इस बंदे की बॉडी को मार दिया और इसके वजह से मैं इसकी बॉडी में रिबत हो चुका हूँ। सिर्फ एक बार मैं स्ट्रांग बने तो उसके बाद उस कुत्ते लुओसन को ऐसे कुत्ते की मौत हो रहा हूँ वो अपने पूरी जिंदगी भर उस हार के बारे में जरूर याद रखेगा। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसका कुटाई करने से अच्छा उसे मार ही डालूंगा। और वो लुओसन ने इस बॉडी को इतना मारा कि इसके अंदर का बोन्स पूरी तरह से चूरा चूरा बन गए, पर मेरे रिबर्थ की वजह से इस बॉडी के अंदर का बोन्स का स्ट्रक्चर पूरी तरह से इंप्रूव हुए जा रहे हैं और इसके वजह से इस बॉडी के अंदर पहले जितना ताकत है उससे 10 गुना ताकत अब बढ़ चुका है। और उतना ही नहीं, इस बॉडी की मेमोरी की वजह से मुझे ये पता चल रहा है कि ये कल्टीवेशन दुनिया है। अगर तू एक बार हेवनली एम्परर रिल्म की 10वां स्टेज के तक पहुंच जाओगी तो उसके बाद तुम इस दुनिया के हेवन एंड अर्थ की पावर को यूज कर सकते हो। उसके बाद तुम ब्रेक थ्रू करके गॉड भी बन सकते हो। और मुझे उसके बारे में अभी सोचने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि ऐसा करने के लिए फट के हाथ में जैसे काफी सारे टैलेंट बंदों के भी। और मुझे ये भी पता चला कि इस कल्टीवेशन दुनिया के अंदर 5 एलिमेंट होते हैं और वो 5 एलिमेंट को एक ही प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी एक बंदा। और उन एलिमेंट्स का नाम है मेटल, वुड, फायर, वाटर, एयर। और इस दुनिया में हर एक के लिए ये एक जरूर कंपलसरी बात होती है कि इन एलिमेंट्स में किसी एक एलिमेंट को चुनना और उसी एलिमेंट को प्रैक्टिस करते करते अपना कल्टीवेशन को बढ़ाना। मुझे ये पता चल रहा है कि इस बॉडी का ओनर यानी लुई अपने बचपन से ही टाइडल डिटरमिनेशन टेक्निक यानी वाटर एलिमेंट को प्रैक्टिस करते आ रहा था, पर बचपन से ही उसका मेरिडियंस ब्लॉक था, इसीलिए वो अपने
कल्टिवेशन में कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाया, पर अब मेरे रीबर्थ की वजह से इस बॉडी के अंदर पूरे मेडिटेशन सब ठीक हो चुके, इसीलिए मैं एक बार ट्राई मार के देखता हूँ वो टाइडल डिटरमिनेशन टेक्निक को। और ऐसा कुछ देर करने के बाद ही वो अपने टाइडल डिटरमिनेशन स्टेज के पहले लेवल पर पहुंच जाता है ब्रेक थ्रू करके। और ये देखने के बाद ये काफी खुश हो जाता है, बोलने लगता है अरे बाप रे मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना जल्दी ये टाइडल डिटरमिनेशन स्टेज के पहले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है रीबर्थ की वजह से सिर्फ मेरे डेंटिस ठीक ही नहीं हो बल्कि वो ज्यादा इंप्रूव हो गई, इस वजह से मेरा कल्टिवेशन इतना फटाफट से हो रहा है। अगर ये बात है तो अच्छी बात है। मैं इस जैसे बॉडी के साथ मैं इस पूरी दुनिया को हिला के रख दूंगा कुछ ही सालों के अंदर। तभी अब इसने शूट होता 3 महीने के बाद हुआ। वो लुई रहने वाली घर के बाहर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुझे पता है वो लुई हमारे फैमिली के पैट्रियाज का पोता है, फिर भी उसे बैनिश करके इस छोटे से झोपड़ी के अंदर भेज दिया पैट्रियाज ने, क्योंकि उसके फादर ने कुछ बड़े क्राइम्स किए। सुनने के बाद दूसरे बंदा बोलता हाँ मैंने भी सुना वो लुई के फादर लुओ टियानफेंग बड़ा कामिना था, उसने काफी बुरे काम किए, इसीलिए उसका पनिशमेंट अब उसका बेटों को मिल रहा है। और ये सारे बातों को इग्नोर करके हमारा मेन कैरेक्टर लुई अंदर बैठकर पूरी तरह से कल्टिवेट कर रहा होता है। और ऐसा काफी देर कल्टिवेट करने के बाद ये फाइनली टाइडल डिटरमिनेशन स्टेज के 5th लेवल पर पहुंच जाता है। इसके बाद ये बैठ तो सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही मैं टाइडल डिटरमिनेशन के 5th लेवल पर पहुंच चुका हूं। अगर ये बात बाहर के लोगों को पता चलेगा तो मुझे नल्ला नहीं बल्कि एक जीनियस बुलाएंगे इस लुओ फैमिली का। और आपके लिए मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर इसके बारे में बाहर के लोगों को पता चलेगा तो मेरे पर जरूर मुसीबत आएगा। तभी बाहर से कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे बाप रे वो यंग मास्टर लुई का जिंदगी बद से बदतर बन गया वो 3 महीने पहले। और मैंने सुना था कि वो लुई सन के पंच की वजह से वो 3 महीने से बेड पर लेटा हुआ है। और मुझे ये पता चला कि उतना कुटाई करवाने के बाद वो अब ये काकरोच से भी डरने लगा है। ये बोल के कुछ लोग बाहर की तरफ हंस रहे होते हैं। और ये सारे बातें सुनने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है वो सारे लोग सच ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो लुई सन अभी तक 8th लेवल पर पहुंच गया और मैं अभी तक 5th लेवल पर ही अटका पड़ा हूँ। पर अब की हालत में मैं उस कुत्ते लुई सन को बिल्कुल भी हरा नहीं पाऊंगा, इसीलिए मेरा ताकत को छुपा नहीं अच्छा है मेरे लिए। पर ये सारे लुओ फैमिली के लोग और उस कुत्ते लुओ सन मुझे ही क्यों बुली कर रहे हैं, क्योंकि लुओ ही का बाप यानी लुओ टियानफेंग कुछ बुरे काम किए, इसीलिए इसी लुओ फैमिली ने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। और मैंने कुछ बंदे बात करते हुए सुना था कि मेरे बाप यानी ये लुओ टियानफेंग डीमंस के साथ हाथ मिलाया और ये पूरी कंटेंट को बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए उसको इसी फैमिली ने एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद उसका बाप का गुस्सा उसके बेटी पर यानी इस लुओ पर निकालने लगे सारी लुओ फैमिली के लोग। और उस गुस्से से छुटकारा पाने का मेरे पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है मैं ताकतवर बनूं। और जरूर मैं आगे जाकर उतना स्ट्रांग बन के जरूर दिखाऊंगा, पर ऐसा करने के लिए मुझे 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की जरूरत है और उसके लिए मेरे 6th लेवल का टेक्निक की जरूरत है। पर वो 6th लेवल को टेक्निक पाने के लिए मुझे 5th लेवल की पावर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इस फैमिली में ये रूल है कि 5th लेवल बंदों की ही वो 6th लेवल के टेक्निक को दिया जाता है और उससे नीचे वाले लेवल को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। पर ये दिक्कत बात ये है कि मैं किसी को भी अपना 5th लेवल का पावर बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पहले ये लगा था कि मैं 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद कुछ ना कुछ तो मुझे पता चल ही जाएगा, पर मुझे अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं पड़ेगा मैं 6th लेवल टेक्निक को कैसे ऑब्टेन करूं। उसके बाद ही मुझे रुकना नहीं ना, उसके बाद ही मुझे 7th लेवल पर टेक्निक की जाए, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। यहाँ पर रहकर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है, इसीलिए मुझे हवा खाने के लिए बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। ये बोल के बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी अब शिफ्ट था लॉन्ड्री वाले एरिया पर, वहाँ पे कुछ औरत कपड़े धो रहे होते हैं और वहीं पर हमारा आंट चुन भी कपड़े धो रहे होते हैं। तभी एक बंदा आ जाता है और उसके मुंह पर एक कपड़े से फेंक मारता है और वो बंदा यही होता है, ये इस लुओ फैमिली का सर्वेंट होता है, इसका नाम लुओ लियांग है, आगे से हम इसे लियांग बुलाएंगे। ये लियांग बंदा बोलने लगता है मैंने तुझे एक काम दिया और वो काम को छोड़कर तू सभी लोगों से बात कर रहे हो, तेरी इतनी हिम्मत। ये सुनने के बाद आंचुन बोलने लगते हैं कि काफी देर पहले आपका काम ऑलरेडी हो गया इसीलिए मैं बात करने लगा। ये सुनने के बाद लियांग कहते हैं मैंने तुझे काम दिया, इसका मतलब है कि जब मैं बोलूं कि काम खत्म हो गया तब खत्म हो गया, तेरे ओपिनियन से यहाँ पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या तुझे पता है तुम जो कपड़े धो रहे हो वो 6th मैडम के कपड़े हैं, इसीलिए वो कपड़े स्पेशल हो गए, इसीलिए उन कपड़े को एक बार नहीं बल्कि 2 बार धोना पड़ेगा और वो कपड़े इतना चमकना चाहिए, उसे देखकर 6th मैडम जरूर खुश होना चाहिए और मुझे रिवार्ड जरूर देना चाहिए। तभी ये पिंक ड्रेस वाली कहती है ये 6th मैडम नहीं ये बल्कि एक इसी लुओ फैमिली के एक और नौकरानी होती है। ये बोलने लगती है हाँ उसने सही बोला। ये सुनने के बाद आंचुन बोलने लगते है कि पर यंग मास्टर लुओ को काफी चोट लगी है, इसीलिए मुझे हर दिन उसे मेडिसिन देना पड़ता है और अब यंग मास्टर को मेडिसिन देने का समय आ चुका है, इसलिए प्लीज मिस्टर लियांग मुझे जाने दो। अगर आप चाहते हो तो मेडिसिन देने के बाद तुरंत यहाँ पर आऊंगा, ये कपड़े फिर से धोऊंगा। ये सुनने के बाद वो पिंक ड्रेस वाले नौकरान कहते हैं क्या तेरा नल्ला सा यंग मास्टर मेरे 6th मैडम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस नल्ले बंदी को कब का हमारा लुओ फैमिली धक्के मार के बाहर निकल देने चाहिए, पर वो सिर्फ हमारे पैट्रियाज का पोता है इसीलिए उसने यहाँ पर रख दिया है। ये सुनने के बाद ये आंचुर को काफी गुस्सा जाते हैं, पर वो गुस्से को शांत करते बोल रहे होते हैं प्लीज आप मेरे यंग मास्टर के बारे में ऐसा बुरे बात बिल्कुल भी मत कीजिए, अगर फिर से तुम मेरे यंग मास्टर को बेइज्जती किया तो मैं बिल्कुल भी नहीं सही होंगे। ये सुनने के बाद
होता है पिंक ड्रेस वाले भी, इसका नाम है हांग। ये काफी जोर से चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं तेरी इतनी हिम्मत, ये बोल के उस आनचुन पर एक जोरदार अटैक करने के लिए उसके तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखने के बाद आनचुन डट जाते हैं, इसके वजह से वो अपना आंख बंद कर लेते हैं। तभी कहीं से आवाज आने लगती है कि लियांग और खांग क्या तुम कमी ने मरना चाहते हो? ये बोल के एक बंदा काफी तेजी से उस हांग के सामने आकर लैंड कर देता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर लुई ही होता है। और वो बोले लगता है कि क्या तुम कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे आनचुन पर अटैक करने की कोशिश करने की? ये बोले के बाद कुछ भी नहीं सुनता, सीधा अपना पाम में पूरी अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद सीधा जाकर उस हांग पर एक जोरदार अटैक कर देता है। उस अटैक लगने के बाद उस हांग की पूरी दुनिया हिल जाता है और काफी दूर जाकर ऐसे नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद हमारा लुई वहीं पर रुकता, सीधा उस हांग के पास जाकर उसको काफी गुस्से से घूर के देखने लगता है। और ये देखने के बाद उस हांग को पूरी फटके हाथ में देते और चिल्लाने लगते हैं नहीं नहीं प्लीज मुझे मत मारना, अगर तूने मुझे मार दिया तो मेरा मालिक सिक्स्थ मैडम तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, तुझे जरूर मार के ही रहेगा। ये सुने तुरंत बात ही लुई अपना पैर लेता और इसके बाद काफी गुस्से से उसके पैर को उसकी छाती पर एक जोरदार अटैक कर देता है। और इस अटैक की वजह से उस हांग के मुंह के अंदर से खून आने लगता है। ये देखने के बाद लुई बोलने लगता है क्या तुझे सच में लगता है मैं उस सिक्स्थ मैडम से डरता हूँ? और ये बोले तुरंत बाद ही उसको एक और अटैक करके वो उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लियांग की तरफ देखने लगता है और ये देखने के बाद वो लियांग के पूरे फटके हाथ में जाती है। इसके वजह से वो पूरे अपने घुटने पर आ जाते हैं और रोने लगता है नहीं नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद लुई बोलता है कि ठीक है तुमने वो आनचुन पर बिल्कुल भी अटैक नहीं किया इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, मगर मेरे पावर के बारे में या मैं उस हांग को अटैक करके उसको चोट पहुंचाने के बारे में किसी और को पता चल गया तो उसके बाद मैं तुझे इतना टॉर्चर करूंगा कि तू मेरे से लिटरली भीख मांगोगे तुझे मारने के लिए। ये बात बिल्कुल भी मत भूलना। ये बोल के वहां से चले जाते हैं और आनचुन के पास आ जाते हैं। और इतना हीरोइज्म को देखने के बाद आनचुन रो रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं यंग मास्टर क्या सच में आप ही है? ये सुनने के बाद लुई कहता हाँ ये सच में मैं ही हूँ आनचुन, तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि अब से तुझे कोई भी बुली नहीं कर पाएगा मेरे रहते भर में। ये बोल के बातें करते करते वो दोनों लोग वहां से चले जाने लगता है। और इसे देखने के बाद वो लियांग अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे वो यंग मास्टर इतना आसानी से उस नौकरानी हांग को हरा दे। मुझे पता है कि वो हांग इतना भी स्ट्रांग नहीं, पर वो मुझे अच्छी तरह से पता है वो 4th लेवल पर तो जरूर थी, फिर भी वो यंग मास्टर लुई ने एक ही अटैक में उसको आसानी से हरा दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे लुओ फैमिली उस लुई को इतना नाला समझ रहा है, उतना नाला बिल्कुल भी वो नहीं है। तो इसीलिए मुझे भी अगला स्टेप सोच समझ के करना चाहिए वरना मेरे भी बैंड बच सकते हैं। और ये बोले साथ ही हम देखते हैं कि लुई और आनचुन दोनों मिलकर लुई की माँ की कब्र के पास आ चुके होते हैं और उसको याद करता करता आनचुन रो रहे होते हैं। ये देखने के बाद लुई कहता है कि आनचुन मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, आप हमेशा रोते रहते हो और अब मैं स्ट्रांग बन गई हूँ इसलिए आपको बुली करने वाला कोई भी नहीं होगा यहाँ पर, इसीलिए आप तो मेरे लिए तो रोना छोड़ दीजिए क्योंकि आजकल आपका तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएंगे। ये सुनने के बाद आनचुन बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा तबीयत ठीक है और मैं रो नहीं रही हूँ। और ये सारे बात एक सेकंड के लिए साइड में रखिए, आपने उस हांग को अटैक कर दिया इसके वजह से उसको काफी चोट लगी है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो उसने मुझे बुली करता मैं मर जाता तो मर जाती क्योंकि मैं काफी बूढ़ी हो चुकी हूँ अब तक, पर मुझे बचाने के लिए आपने अपना काफी साल से छुपा हुआ वो स्ट्रेंथ को उन दोनों को दिखाया और अभी तो उन दोनों को ही पता, अगर सारे लोगों को पता चल गया तो आपको काफी ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएंगे। सुनने के बाद लुई बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं आनचुन क्योंकि मैं सारे मामले को मैं संभाल सकता हूँ। ये बोलने के साथ ही अपने मन में सोचने लगता है मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो लियांग इतना बुद्धू है कि वो सारे लोगों के सामने मेरा सच्चा स्ट्रेंथ को बताने वाला है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसके बाद उसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। और दूसरी बात यह है कि वो हांग सिर्फ इस लुओ फैमिली का सर्वेंट है और मैं इस लुओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ, अगर मैं तब उसे जान से ही मार डालता तब भी मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं होगा क्योंकि इस लुओ फैमिली की ताकतवर बंदों की बात सुनती है, अगर मैं मुझसे जान से मार डाला या उसको चोट पहुंचाई इसका मतलब मैं उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है इसका चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं मुझे। तभी अब शिफ्ट था अगले दिन कल का, तब हम देखते हैं लुई वहां पर बैठ कर कल्टिवेट कर रहा होता है और काफी देर ऐसा कल्टिवेट करके करके वो डिटरमिनेशन स्टेज के 5th लेवल पर एकदम पीक पर जा चुका होता है। इसके बाद वहां से उठकर ये अपने मन में सोचने लगता है सिर्फ मुझे वो 6th लेवल की टेक्निक चाहिए, उसके बाद मैं आसानी से 6th लेवल पर ब्रेक तो कर सकता हूँ। ये सोचता वो ताजी हवा खाने के लिए बाहर की तरफ जाने लगते हैं। उतने में ही वो लियांग वहां पर आ जाता है और बोलने लगता है कि यंग मास्टर लुई आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहता है ये सर्वेंट। ये सुनने के बाद लुई कहता आहा ये तो ऐसी बात है तो हम दोनों अंदर जाकर बात करेंगे क्योंकि तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे साथ काफी इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हो। उसके बाद वो दोनों उसकी कमरे में जाते हैं, तब लुई बोल रहा होता है तो बोलो भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो, उसके बारे में मुझे घुमा फिरा के नहीं बल्कि सीधे बताओ। ये सुनने के बाद वो लियांग कहता है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन को मैं बताने के लिए आया हूँ कि वो हांग आपकी आनचुन को अटैक करने के जुल्म में उसे एक पिछड़े वाली माउंटेन पर बेच दिया गया पनिशमेंट के तौर पर। सुनने के बाद लुई कहता है
कि अच्छी बात है, पर इसके बारे में तू मेरे साथ आकर क्यों बता रहे हो? ये सुने तुरंत बाद ये लियांग का अपने घुटने पर आ जाता है और बोलने लगता है कि आपसे मैं माफी मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ यंग मास्टर। आपके आन चुन के साथ ऐसा बर्ताव करने लगे और उसके साथ साथ आपको इतना काफी सालों से आपके ताकत को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए, इसके लिए और इन दोनों रीजंस की वजह से मैं शर्मिंदा हूँ और आपकी मर्जी हो तो ये दोनों गलतियों के लिए अब से मैं आपका सर्वेंट बन के आपको प्रोटेक्ट करूंगा और इसके साथ आपका सारे नीड्स को मैं पूरा करूंगा। तो भी अच्छी तरह से पता है कि इस फैमिली का पैट्रियर्च यानी आपका ग्रैंडपा क्लोज डोर कल्टीवेशन पे गया है और आपकी ये लुओ फैमिली का पैट्रियर्च लुओ टियान है जिसको आपकी फादर लियान टैनफंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको इसी वजह से वो आपका ताकत सभी से छुपा रहा है, पर आप ऐसा छुपा देते रहे हो तो आपको स्ट्रांग बनते रहने में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए आपको स्क्रोल्स नहीं मिलेगा और वो स्क्रोल्स लाने में मैं आपका मदद करने में तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी काफी सालों से एक अच्छे मास्टर को ढूंढ रहा हूँ। इसीलिए अगर आप मेरा मास्टर बन जाए तो मैं आपने पूरी जिंदगी आपका वफादार बन के रहूंगा। ये सुनने के बाद लुए बोलता है कि अच्छी बात है, तेरा डिसीजन बहुत अच्छा है। अगर तू इस डिसीजन के अलावा कुछ और डिसीजन ले लिया तो अब तक तू मर चुका होगा, पर तुझे मैं एक और चांस देने के लिए तैयार हूँ और वो चांस ही तेरे लिए फाइनल चांस होगा। सुनने के बाद लियांग कहता है कि आपका शुक्रिया यंग मास्टर, आप मुझे एक और मौका देने के लिए, तो इसलिए प्लीज आप बोलिए। नहीं ऑर्डर दीजिए, मैं सारे ऑर्डर्स को पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद लुई कहता है कि मुझे और भी ताकतवर बनना है, इसीलिए मुझे 6th और 7th लेवल की टाइटल डिटरमिनेशन टेक्निक चाहिए। क्या तुम उन दोनों टेक्निक्स को मेरे लिए किसी के पता चले बिना ला सकते हो? ये सुनने के बाद लियांग कहता है 3 दिन, सिर्फ 3 दिन दीजिए मुझे और उसके बाद वो दोनों टेक्निक्स अपने सामने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके सामने कभी भी नहीं आऊंगा। ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे 6th और 7th लेवल टेक्निक, इसका मतलब वो अभी 5th लेवल पर पहुंच चुका है। इसे टैलेंटेड यंग मास्टर की नौकर बनने में मेरा भी काफी सारा फायदा हो गया आगे जाकर, इसीलिए मैं इस मौका को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा और वो दोनों टेक्निक्स को उसके पास रखे रहूंगा। ये सुनने के बाद लुई कहता है और तूने ये काम करके मुझे तेरा लॉयल्टी प्रूव कर दिया तो इसके बाद तेरा जिंदगी आसानी से कट जाएगा, क्योंकि उसके बाद तू मेरा प्रोटेक्शन के अंडर आ जाएगा और उसके बाद तेरा बाल भी कोई भी बाका नहीं कर सकता। लियांग अपने घुटने पर आ जाता है, बोलने लगता है यंग मास्टर आपकी जय हो, आपका शुक्रिया इस दया के लिए। और ये बोलने के बाद वो लियांग सीधा लाइब्रेरी के पास जाता है और वो लाइब्रेरियन से बोलने लगता है कि टाइटल डिटरमिनेशन टेक्निक चाहिए। ये सुनने के बाद वो लाइब्रेरियन कहता है कि जितना मुझे याद है तुम मेटल एलिमेंट के गोल्डन सिस्टम को कल्टिवेट करते हो, पर ये टाइटल डिटरमिनेशन एक वाटर की टेक्निक है, तो अगर ऐसी बात है तो तू ले जाकर इस टेक्निक को क्या करेगा, तुझे क्यों चाहिए टेक्निक? सुनने के बाद लियांग कहता है मेरा भतीजे के लिए, मेरा भतीजा अभी 5th लेवल के एकदम पीक तक पहुंच चुका है। अगर उसको टाइटल डिटरमिनेशन की ये 6th लेवल की टेक्निक मिल जाएगी तो ब्रेक थ्रू करके कुछ ही दिनों के अंदर अंदर 6th लेवल पर पहुंच जाएगा। तो उसके लिए मैं उस टेक्निक को लेके जाने के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए मुझे प्लीज 6th और 7th लेवल की टेक्निक दे दीजिए। ये सुनने के बाद वो लाइब्रेरियन कहता है कि तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे फैमिली टेक्निक्स को किसी बाहर के बंदे को बिल्कुल नहीं दिया जाता। अगर ऐसे किसी ने दिया या उसके बारे में किसी और को बताया, उसको वहीं पर जान से मार डाल दिया जाता है। ये सुनने के बाद लियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि सच में वो मेरा नेफ्यू के लिए है और वो टेक्निक उसके अलावा मैं भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर ऐसा गलती से लीक भी हुआ तो वो सारे इल्जाम मैं अपने ऊपर लूंगा, आपके ऊपर कुछ भी इल्जाम नहीं लगेगा। तो इसीलिए बिना किसी टेंशन के वो दोनों टेक्निक्स को बुक को मुझे दे दीजिए और मैं कुछ ही दिन के बाद आपको वापस लौटाऊंगा। इसके बाद लियांग अपने शर्ट के अंदर से एक पिल निकालता है और वो लाइब्रेरियन को देते हुए बोल रहा होता है इसका नाम है की गैदरिंग पिल। इसने इस पिल को खाया तो उसके वजह से उसके अंदर का की काफी हद तक बढ़ जाएगा और वही नहीं बल्कि इसका इफेक्ट आधे साल तक रहेगा और मेरा भतीजे की इंप्रूवमेंट के लिए आप मदद कर रहे हैं, इसीलिए इसे एक तोहफा समझ के रख लीजिए, आगे जाकर आपकी काफी मदद करेगा ये पिल। ये सुनने के बाद वो लाइब्रेरियन वहां से जाते हुए बोल रहा होता है तुझे ये पिल से स्टार्ट करना चाहिए, वो सब बकवास करने से पहले तू यही पर रुक, मैं अभी आता हूँ और वो दोनों टेक्निक से लेके आता हूँ। इसके बाद काफी देर बीत जाता है, वो लाइब्रेरियन आता है और उसके पास वो दोनों बुक्स होते हैं या वो दोनों बुक्स को इसकी तरफ फेंक देता है और इसके बाद बोल रहे होता है कि ब्रदर ये दोनों बुक्स को लेके जाओ और कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रीड करके फिर से वापस लेके आओ और ये सारे प्रोसेस के अंदर थोड़ा केयरफुल रहना। ये सुनने के बाद लियांग कहने लगता है ब्रदर हांग आपका शुक्रिया, और गैस मैं बताना भूल गया था उस लाइब्रेरियन का नाम है हांग, आगे से हम इसे लाइब्रेरियन हांग बुलाएंगे। तब लियांग कह रहा होता है हाँ आप ऐसे कहते हो मैं वैसा ही करूंगा लाइब्रेरियन हांग, अगर मेरा भतीजा ब्रेक थ्रू करके 6th लेवल पर सक्सेसफुली पहुंच जाएगा तो उस जैसे पिल और भी लाकर दूंगा तुझे। ये बोल के वो वहां से चले जाते जाते अपने मन में सोचने लगता है कि मैं फाइनली अपना यंग मास्टर को मेरा लॉयल्टी प्रूव करके ही दिखाऊंगा। इसके बाद यंग मास्टर लुई मुझे जरूर एक नौकर की तरह रखेगा। अभी आप लुई रहने वाली झोपड़ी के विंडो पर और वो विंडो के अंदर हम देखते हैं कि वो लियांग वहां पर आ चुका है तो वो दोनों बुक्स को लेके। इसके बाद लियांग बोलने लगता है मैं आपसे 3 दिन का टाइम मांगा फिर भी मैं 1 दिन के अंदर ले गया, प्लीज ये ले लीजिए। ये देखने के बाद वो दोनों बुक्स को लेते हुए लुई बोल रहा होता अच्छी बात है तूने मेरे लिए अच्छी काम किया। इसके बाद लियांग
फिर से अपने घुटने पर बैठकर बोल रहा होता है, यंग मास्टर लुई, अगर आपके पास मेरे लिए और भी काम है तो मैं वो सारे काम पूरे करने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे ऑर्डर दीजिए और मैं तुरंत ही वो काम पूरे करके आऊंगा। ये सुनने के बाद लुई बोलता है कि तुमने अपना लॉयल्टी को प्रूव किया ये काम करके, इसीलिए तुम अब से मेरा नौकर हो, इसीलिए मेरे सामने तुम हर बार ऐसे घुटने पर बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद ठीक है यंग मास्टर बोल के वो लिया ऊपर उठने लगता है। तभी लुई बोलने लगता है कि मेरे आंट चुन को सारे कामों से निकाल दिया, क्या ये सच है? ये सुनने के बाद वो लिया कहता हाँ ये सच है यंग मास्टर, क्योंकि आप इस लुओ फैमिली का यंग मास्टर है और वो आपकी आंट है, और आप जैसे यंग मास्टर की आंट को काम करने की कोई भी जरूरत नहीं ना, इसीलिए मैंने अपने कुछ कनेक्शंस को यूज करके आपके आंट को सारे कामों से बाहर निकल दिया। ये सुनने के बाद लुई कहता है तूने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, आगे से आंट चुन के लिए कुछ ज्यादा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करते तो सारे बंदों की अटेंशन आंट चुन की तरफ और मेरे तरफ जाएगी, तो इसीलिए आंट चुन के लिए या मेरे लिए कुछ भी ज्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं भी तेरे पास आकर पूछूंगा, तो इसलिए तुम्हें मेरे घर के पास कुछ ज्यादा बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं। उसके बाद लियांग बोलने लगता है कि ठीक है यंग मास्टर आप जैसे कहते हो मैं भी वैसा करूंगा। ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है यंग मास्टर लुई काफी अक्लमंद है, नहीं उसने काफी ज्यादा आगे तक सोच लिया, इसलिए मुझे भी उसके बात मानकर वो ऐसे ही करना चाहिए जो वो बोल रहा है। और ये सोचता हुआ 3 महीनों के बाद से स्टार्ट होती है। हम देखते हैं वहाँ पर सर्दी का मौसम आज कवर होता है, इसीलिए वहाँ पर बर्फ गिर रहा होता। उसी बर्फ को देखता देखता लुई अपने मन में सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर आ चुके पूरा 6 महीने हो गए और पहले 3 महीनों के अंदर कल्टीवेशन काफी तेज से बढ़ने लगा, और उसके वजह से मैं 3 महीने के अंदर 5 लेवल पार कर पाया, और अब तो वो 6th लेवल और 7th लेवल ब्रेक थ्रू करने में मेरे फटके हाथ में रहे, और 3 महीने के बाद मैं सिर्फ 7th लेवल ही पहुंच पाया। वो दोनों टेक्निक्स के बुक को पढ़ने के बाद भी 1 महीने के बाद यानी नए साल का दिन पर हमारे फैमिली के यहाँ पर एक टैलेंट टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाता है। वहाँ पर सिर्फ अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले बंदों की इनर पैलेस में एंट्री दिया जाता है, और मेरा आपके स्ट्रेंथ के साथ मैं लिख के बोल सकता हूँ मैं उस इनर पैलेस में आसानी से जा सकता हूँ। मैं 7th लेवल पर पहुंच चुका हूँ, फिर भी मैं उस लुओ सेन से काफी ज्यादा वीक हूँ, इसीलिए मुझे और भी ताकतवर बन के इस हाउटियन रिम से ब्रेक थ्रू करके सीधा कंजेनिटल रिम पर पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद मैं सभी से बदला लूंगा जिसने इस लुओई को अपने बचपन से ही बुली करते आ रहे हो, और लुओई तुम ऊपर बैठकर देखना मैं तेरे बदला कैसे लूंगा ये सारे कमीनों से। ये वहां पर खड़े होकर सब सोच ही रहा होता, तभी वहां पे आंट चुन आ जाता है और बोलने लगते हैं यंग मास्टर क्या आप ठीक है? ये सुनने के बाद लुओई कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या आप मेरे साथ कुछ बात करना चाहते हैं? ये सुनने के बाद वो आंट चुन कहने लगते हैं कि तो सच में भूल गए को आज का दिन क्या है? सुनने के बाद लुओई कहते हैं मैं अपने सपने में भी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और मेरा मम्मी का मरने का दिन है, क्योंकि इस दिन मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे रोना या हंसना है। ये सुने बाद आंट चुन कहने लगता है कि अच्छी बात है तू ये बात भूले नहीं, तो चलो हम दोनों चलते हैं आपके मदर के ग्रेव के पास, और वहां पर जाने के बाद हम आपके मदर के आत्मा के लिए प्रेयर करेंगे। ये बोलने के बाद वो दोनों उसके मदर के ग्रेव के पास जाते हैं, और वहीं पर उसका फादर का ग्रेव भी होता है, और उन दोनों के ग्रेव के सामने लुई अपने घुटने पर बैठकर प्रेयर दे रहा होता है। प्रेयर करता करता वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं टेक्निकली आप दोनों का बेटा बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सच में आप दोनों का बेटा हूँ, क्योंकि आपकी बेटी की वजह से ही मेरा पुनर्जन्म हुआ, और इसीलिए मैं भी आप दोनों को अपना माँ बाप मानता हूँ। इसीलिए प्लीज आप दोनों ऊपर शांत रहिएगा, क्योंकि मैं उन सारे कमीनों से बदला लूंगा जिसने आपको और आपका बेटे को बुली करने की या मारने की कोशिश की। इसके बाद लुई का प्रेयर हो जाता है। तब हम आंचुंग की तरफ देखते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि आप दोनों ऊपर कैसे है? मुझे आप दोनों के बिना यहाँ पर अकेला अकेला महसूस हो रहा है। कभी कभी मुझे ये सोच आने लगता है कि आपके जैसा मैं ही मर आप दोनों के पास आकर फिर से आप दोनों का सेवा पानी करना चालू करे, पर आपका बेटा यंग मास्टर लुई अभी 16 साल का बच्चा है, तो इसीलिए अगर मैं मर जाऊँ तो उसको देखभाल करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं हो, इसीलिए मैं उस सुसाइड प्लान को अभी तक के लिए पोस्टपोन करते आ रहा हूँ। अगर ऐसा मुझे मौका मिले तो मैं जरूर सुसाइड करके आपके दोनों के पास आऊंगा। और ऐसा बोलता हुआ काफी ज्यादा रोते रोते ये नीचे गिरने लगता है। ये देखने के बाद लुई वहां पर आ जाता है और आंचुन को पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि क्या आंचुन आप ठीक हो? इसके बाद वो एक चाता लाता है और इसके बाद वो आंचुन के ऊपर रख देता है और बोलने लगता है कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपके लिए रोना अच्छी नहीं है, तो इसीलिए प्लीज अपने आप को जैसे तैसे संभाल लीजिएगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है 1 महीने के बाद। वहां पर हम देखते हैं न्यू ईयर आ चुका होता है और इस न्यू ईयर की वजह से वहां पर आसमान भी काफी सारे धमाका और होते हैं। नीचे की तरफ हम देखते हैं वहां पर काफी सारे डेकोरेशन भी किए हुए होते हैं और तभी हम कुछ लोगों की तरफ देखते हैं, वो उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि ये देखो भाई यही तो सेलिब्रेशन कहा जाता है। और हम दूसरे फैमिलीज की तरफ देखते हैं वहां पर इतना सेलिब्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता जितना ये लुओ फैमिली किया हुआ होता है। सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है क्योंकि इस लुओ फैमिली इस शहर का सबसे बड़ा फैमिली है और वो देखो भाई वहां पर आ रहे हैं उस लुओ फैमिली के यंग मास्टर, वो सारे कितना डिग्निफाइड और टैलेंटेड लग रहे हैं। सुनने को एक और बंदा बोलता है हाँ तूने सच कह रहा हो। और वो टांग फैमिली और टांग फैमिली के यंग मास्टर को देखो वो सारे नल्ले बंदे। तभी वहां पे लुओ ही आ जाता है और ये सारे चीजों को देखने के बाद अपने मन में सोचने लगता है
अरे बाप रे ये फेस्टिवल तो कुछ ज्यादा ही शानदार है। एनुअल फेस्टिवल तो हमारे पृथ्वी की न्यू ईयर फेस्टिवल जितना ही शानदार लग रहा है। ये वहाँ पर खड़े होकर ये सारे चीजों को देखकर ये सब सोच ही रहा होता, तभी एक बंदा घोड़े पर आता, वो चिल्ला रहा होता है कि दफा हो जाओ मेरे रास्ते से, और वो भी इसी लुओ फैमिली का बंदा होता है और उसका नाम लुओ हाओ होता है। तभी उसे देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे ये तो वही कमीना है जिसने लुई को अपने बचपन में काफी सारा बुली किया है, तो इसीलिए मैं भी उसको थोड़ा बुली करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ उसका रिएक्शन कैसा होगा। ये बोल के वो अपने नीचे की जमीन से जमाने लगता है और जमाता वो सीधा जाकर उस बंदे की घोड़े के पास आकर जमती है पूरी तरह से, और उस साइज पे पैर रखने के बाद वो घोड़ा पूरी तरह से अपना बैलेंस खो देते है। इसके वजह से वो घोड़ा तुरंत ही नीचे गिर जाती है। इसके वजह से वो लुओ हाओ के बैलेंस भी टूट जाता है। इसके वजह से वो सीधा जाकर उस जमा हुआ जमीन पर ऐसा गिरता है। इसके वजह से वो सारे आइस क्रिस्टल्स वहीं पर टूट जाते हैं। देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है कि आज के लिए इस बंदे को ये पनिशमेंट काफी है, आगे जाकर और भी तड़पाऊंगा इसको। तभी उसी लुओ फैमिली के एंसेस्ट्रल कमरे पे हम आगे से इसे एंसेस्ट्रल टावर बुलाएंगे, और तभी हम देखते हैं उसके ऊपर से काफी सारे रोशनी बाहर आ रहे होते हैं, और तभी वहां पे लुई आ जाता है। और तभी उसके बाद ये तीनों लोग वहां पर आ रहे होते हैं, और इन तीन लोगों को देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे क्या ये तीनों लोग ही हमारे फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स है, और मैं मान सकता हूँ मैं उनके अंदर उतना एनर्जी महसूस भी कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा एनर्जी उस बीच वाले बुढ़ाओ से आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वही इस लुओ फैमिली का पैट्रियर्च यानी मेरा ग्रैंडफादर है। और उसके एनर्जी को महसूस करने के बाद मैं सच में मानने लगा कि वो लुओ फैमिली का पैट्रियर्च बनने का लायक है। और वो राइट साइड वाले बंदे का नाम लुओ टियानबू है, वो और मेरा फादर लुओ टियानफेंग दोनों भाई है। फिर भी वो दोनों आपस में काफी बड़े एनिमीज है, क्योंकि वो दोनों को इस फैमिली का पैट्रियर्च पोजीशन चाहिए था, और इस वजह से वो कमीना टियानबू लुओ का फादर मरने के बाद काफी सारे लोगों को बुला के पार्टी दिया। एक बार मेरा पावर बाहर आने के बाद मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी से आ सकती है, तो इसीलिए मुझे इसके साथ ही कुछ ज्यादा ही चौकना रहना चाहिए। अरे यार मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस लुओ फैमिली का पैट्रियर्च का पोजीशन के लिए इतना सारे लोग मर जाएंगे। इसीलिए अगर मैं एक बार उस कंजेंटल रिंग पर पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं सारी फैमिली ड्रामा से छुटकारा पाके इस लुओ फैमिली से काफी दूर जाकर ट्रेनिंग करूंगा। तब हम पैट्रियर्च की तरफ देखते हैं। ये बोल रहा होता है कि जब से हमारा एंसेस्टर लुओ क्वियानफेंग यहाँ पर आ गए और हमारा फैमिली को यहाँ पर स्थापित किया हो गया, पूरा 29 साल हो गए, इसीलिए मैं यानी इस लुओ फैमिली का पैट्रियर्च लुओ शियान हमारा फैमिली का पहले एंसेस्टर लुओ क्वियानफेंग को अपना ट्रिब्यूट दे रहा है। और आज ही मैं दुआ करता हूँ कि हमारा लुओ फैमिली आगे जाकर और भी स्ट्रांग बने और पूरे दुनिया के स्ट्रांगेस्ट फैमिली बने। बोलने के बाद ये कुछ गार्ड से ऑर्डर देता है कि जल्दी उस एंसेस्टर सैक्रिफाइस यानी उस बीस्ट को यहाँ पर लेके आओ। उसने तुरंत बाद एक बीस्ट को पिंजरे में रखकर कुछ बंदे वहां पर ला रहे होते हैं, और उसे देखने के बाद काफी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि अरे बाप रे ये लुओ फैमिली कितना पावरफुल है, वो बलि देने के लिए एक फर्स्ट ग्रेड डीमन बीस्ट को मार रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं वो केज को वहां पर रख चुका होता है, और इसके बाद वो पैट्रियर्च वहां पर जाता है और उस केज की डोर को ओपन कर लेता है। इसके बाद वो उसके अंदर का वो लाइगर बीस्ट बाहर आ जाती है। और गैस मैं बोलना भूल ही गया था कि उस डीमन बीस्ट का नाम लाइगर है, और वो लाइगर इसे देखने के बाद उस पैट्रियर्च की तरफ काफी गुस्से से उसको अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। ये देखने के बाद वो पैट्रियर्च अपना सिर्फ हाथ हिलाते हैं। इसके वजह से वो बीस्ट के चारों तरफ ये सब बाउंड्री जैसा बनने लगता है। इसके वजह से वो लाइगर बीस्ट उसी बाउंड्री के अंदर फंस जाती है। ये देखने के बाद ये बंदा अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे पैट्रियर्च का पावर कितना स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लग रहा है वो पैट्रियर्च का पावर कंजेंटल स्टेज से काफी ज्यादा ऊपर होगा, क्योंकि वो पैट्रियर्च सिर्फ अपने हाथों से एक छोटा सा इशारा किया, इसके वजह से वो फर्स्ट ग्रेड डीमोनिक बीस्ट अब हिल भी नहीं पा रहे। इसके बाद पैट्रियर्च उस लुओ टियानबू को इशारा देता है कि उस बीस्ट को मार दो। ये सुनने के बाद तुरंत ही वो टियानबू अपने अंदर का एनर्जी यूज करके अपने हाथों में तलवार जैसा बनने लगता है। इसके बाद वो सीधा जाकर उस बीस्ट को एक ही अटैक में जान से मार डालता है। और इसे देखने के बाद ये बंदा अपने मन में सोचने लगता है कि अरे बाप रे वो अपने हाथों से ही तलवार बना के उस बीस्ट को एक ही अटैक में मार डाला। और मैं महसूस कर सकते हैं वो हाउटियल रिम के एकदम पीक पर पहुंच चुका है, वो कभी भी ब्रेक थ्रू करके कंजेंटल रिम पर पहुंच सकता है। इसके बाद पैट्रियर्च अपने फायर एलिमेंट को यूज करके उस बीस्ट को सिर को उसके मुंडी से अलग कर देता है, और उसके बाद सीधा ऊपर लेना लगता है। फाइनली उस बीस्ट के सिर को अपने हाथों में पकड़ने के बाद वो सीधा उस खंबे के ऊपर जाकर रुकता है। इसके बाद सारे लोगों से बोलता है कि इससे हमारे एंसेस्टर का ट्रिब्यूट अब से खत्म होता है, इसीलिए तुम सभी लोग अपने घुटने पर आकर हमारे एंसेस्टर को प्रणाम करो। ये सुनने के बाद सारे लोग घुटने पर आते थे। ये देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे पावर हो तो ऐसा, और देखना मैं भी एक ना एक दिन ये बुढ़ा जितना ताकतवर है उससे 10 गुना स्ट्रांग बन गए, नहीं उससे 1000 गुना स्ट्रांग बन के इस पूरी दुनिया का स्ट्रांगेस्ट बंदा बन के दिखाऊंगा। और ये बोलने के साथ एक बड़ा सा ग्लो करता हुआ क्रिस्टल स्टोन को देखते हैं, और उसी क्रिस्टल स्टोन के चारों ओर उस लुओ फैमिली के एल्डर्स काफी सारे लोग आ चुके होते हैं। तभी वहां पे बुढ़ा पैट्रियर्च भी आ जाता है और बोलने लगता है
ये स्टोन हमारा फैमिली का मेमोरी स्टोन है। इसी मेमोरी स्टोन को यूज करके हम हर साल हमारे फैमिली के यंग मास्टर के कल्टीवेशन मेजर करते हैं, और हर साल की तरह इस साल भी तुम यंग मास्टर की कल्टीवेशन को चेक कर दिया जाएगा। तुम यंग मास्टर की कल्टीवेशन 5 लेवल से ऊपर हो तो उसके बाद ही तुम्हें इनर पैलेस में जाने का इजाजत दी जाएगा, और वही इनर पैलेस के अंदर कुछ टेक्निक को तुम सीख सकते हो। अगर तुम्हारा कल्टीवेशन 5th लेवल से नीचे होगा तुम्हें वो इनर पैलेस में जाने का इजाजत बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए ये टेस्ट अभी से शुरू करते हैं। तुम लोगों को कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ अपने दोनों हाथों उस मेमोरी स्टोन पर रख देना है। उसके बाद तेरा हथेली के निशान उस मेमोरी स्टोन पर कितना डेप्थ तक जाएगा उतना ही तेरा कल्टीवेशन बेस है। तो इसीलिए अपना टेस्ट लेने के लिए पहला यहाँ पर कौन आना चाहिए, ये सुनने के बाद ये बंदा वहां पर आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं आना चाहता हूँ ग्रैंडपा। ये सुनने के बाद ये पैट्रिक कहता है अच्छी बात है, अच्छी बात है, तुम्हारा नाम लो फैंग है ना, आज जाओ उस मेमोरी स्टोन पर अपने हथेली के निशान बनाओ। तुरंत बाद वो लो फैंग अपना पूरा एनर्जी को अपने दोनों हाथों पे ला लेता है। इसके बाद वो सीधा जाकर उस मेमोरी स्टोन पर अपना दोनों हथेली से रख लेता है। इसके बाद मेमोरी स्टोन के अंदर रिएक्शन आने लगता है। ये देखने के बाद पैट्रिक कहता है अच्छी बात है, अच्छी बात है, तू 5th लेवल पर पहुंच चुका है अभी। इसका मतलब है कि तूने ये टेस्ट को पास कर दिया और इसीलिए तुझे इनर पैलेस में जाने का मौका दिया जाएगा। ये सुनने के बाद लुओ फेंग वहां से जाते हुए बोल रहा होता है यस यस मेरे पास कर दिया। और ये सारा कांड हमारा मेन कैरेक्टर लुई भी वहां पर खड़े होकर देख ही जा रहा होता है। तभी इसके पीछे एक बंदा जाता है और लुई के शोल्डर पर हाथ रख के बोल रहा होता है कि तुम 23rd ब्रदर हो ना। अरे बाप रे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं सिर्फ 1 साल बाद तुझे देख रहा हूँ, तू इतना बदल गया। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम टाल बन गए और स्ट्रांग भी बन गए हो। ऐसा लग रहा है मुफ्त का खाना तुझे अच्छी तरह से पसंद आ रहा है, इजीली। मुझे ऐसा लग रहा है तुम 1 साल तक पूरी तरह से वो मुफ्त का खाना को पेल दिया आ रहा हो। तभी उसके सामने ये लड़की आ जाती है, इसका नाम लुओ बिंग्यून है, ये लुओ ई का कजिन है। ये बोल रहे होते कि लुओ हाओ, तुमने पहले ही काफी ज्यादा लुओ ई को बुली किया, इसीलिए अब तो छोड़ दो। उस लड़की को देखने के बाद लुओ अपने मन में सोचने लगता है कि ये मेरे दूसरे अंकुल टियान शुआंग का बेटी है, और यही एक लड़की है लुओ ई को अपने बचपन में बिल्कुल भी बुली नहीं किया, बल्कि उसे अच्छी तरह से ट्रीट करते आ रही थी। तब ये लुओ हाओ हंसते हुए बोल रहा होता है अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैंने क्या किया, मैं सिर्फ उससे हाल चाल पूछ रहा था क्योंकि हम दोनों 1 साल के बाद मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो लुई बचपन से लेके अब तक बिल्कुल भी बदल गए है, क्योंकि वो बचपन में ही तेरे पीछे छुपता था, अब भी तेरे पीछे छुप रहा है। ये सुनने के बाद लुओ बिंगुन काफी गुस्सा जाती है, इसकी वजह से चिल्लाने लगता है लुओ हाओ तेरे माँ का। उतने में लुओ उसको रोक जाता है और बोलने लगता है कि कम से कम तुम बुली करते समय मेरे पास बिंगयू तो है छुपने के लिए, पर अगर मैं तेरे बुली करना स्टार्ट करूँ तो तेरे पास छुपने के लिए कोई भी नहीं होगा। और लक की वजह से तू किसी के पीछे छुप गए तो उसका भी फाड़ दूंगा और उसके बाद आकर तेरा भी फाड़ दूंगा। ये सुनने के बाद ये सारे लोग चौंक जाते हैं और सोचने लगता है कि अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या इस बंदे को पागल हो गया है या इसने गलत मेडिसिन ले लिया, ऐसा बात कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लुओ से मार करने के बाद इसका पूरा दुनिया हिल चुका है और इसके साथ इसका ब्रेन भी, इसीलिए ऐसा बात कर रहा है। और वो भी ऐसे वैसे बंदों से नहीं बल्कि 17th ब्रदर से। और तब हम इस बंदे की तरफ देखते हैं, ये लुओ हाओ काफी गुस्से से चिल्ला रहा होता है तेरे हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये बात करने की, क्या तुम्हें सच में मरना है क्या मेरे हाथों से। उसने बाद लुओ कहता है कि क्या तुम मुझे मारने के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुझे पता नहीं है कि इस एनुअल मीटिंग में किसी को भी किसी बंदे को भी मारने या झगड़ने की अलाउड नहीं है। ओके ओके, मैंने ये सुना था कि तुम कल यहाँ पर आते समय घोड़े से नीचे गिर गए, इसके वजह से तुम्हारा दिमाग सटिया चुका हुआ, इसीलिए तुम ऐसे बेकी बैकी बात कर रहे हो। तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना ग्रैंडपा से बोलकर तुम्हारे लिए पागलपन के लिए दवाई जरूर लेकर आऊंगा। ये सुनने बाद लुओ हाओ कह रहा होता है कि ओके ओके, मुझे सब कुछ समझ आया, तुम और मैं मिलकर 1 साल हो गए, इसीलिए तुम मेरा मार करने के लिए तड़प रहे हो, इसीलिए अभी तेरा कुटाई करके अपने से स्ट्रांग बंदों को कैसे रेस्पेक्ट दिया जाता उसके बारे में बताऊंगा तुझे। और इसे जगड़ना नहीं कहते बल्कि एजुकेट करना कहते हैं, क्योंकि मैं तेरा 17th ब्रदर हूं ना, इसीलिए मैं तुझे एजुकेट कर रहा हूँ। ये बोल के ये लुओ ई को अटैक करने के लिए उसके तरफ बनने लगता है। तभी उसके सामने बिंगुन आ जाता है और बोलने लगते हैं अगर तुम एक और कदम लुओ की तरफ बढ़ाओ तो मैं सीधा जाकर सारे एल्डर्स को इसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं लिख के बोल सकता हूँ तुझे नॉर्मली कितना पनिशमेंट मिलेगी, उससे 10 गुना पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि आज न्यू ईयर का दिन है। तो अब बोल भाई, क्या तुझे पनिशमेंट चाहिए, अगर चाहिए तो आगे बढ़ो। ये सुनने के बाद लुओ हाओ पहले गुस्सा हो जाता है, इसके बाद शांत होकर वहां से जाते हुए बोल रहा होता है आज न्यू ईयर का दिन है, इसीलिए मैं उस कमीने को छोड़ रहा हूँ, और एक और बार वो मेरे सामने ऐसा बड़े बड़े बातें करने की कोशिश की तो उसको जरूर मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद वो बंदा वहीं से कंप्लीटली चले जाता है। इसके बाद लुओ बिंगुन से कहता है कि सिस्टर, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। सुनने के बाद बिंगुन कहते हैं हम दोनों भाई बहन है, इसीलिए शुक्रिया थैंक्स, इसके कोई भी जरूरत नहीं हमारे भी। ये बात तो छोड़ो, मैं तुझे एक चेतावनी देना चाहता हूँ, और वो है कि वो लुओ बड़ा कमीना बंदा है, तो इसीलिए उससे आगे जाकर तुम बिल्कुल भी पंगा मत लेना। मैंने काफी सारे लोगों से ये सुना था कि वो लुओ हाओ इतना कमीना बंदा है कि वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है और कितना भी नीचे गिर सकता है। ये सुनने के बाद लुओ ये कहता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लुओ फैमिली के अंदर रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो जब तक मैं इस लुओ फैमिली के अंदर रहूंगा तब तक वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और ये बात सुनने के बाद वो बिंगुन थोड़ा चौंक जाता है और बोलने लगता है अरे बाप रे, तू तो 1 साल के अंदर कुछ ज्यादा ही बदल गया, कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस तेरे अंदर आ चुका है। ये लोग ये
बात कर ही रहे होते तभी वो मेमोरी स्टोन के सामने वो बुढ़ा बोल रहा होता है कि लुओ फैमिली का सारे डायरेक्ट डिसेंडेंट का टेस्ट अब हो चुका है, इसीलिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये सुनने के बाद लुई अपना हाथ उठा लेता है और बोलने लगता है पर मेरा टेस्ट अभी तक नहीं हुआ। और ये सुनने के बाद वहाँ पे कुछ बंदे बोल रहे होते अरे बाप रे ये तो हमारा लुओ फैमिली का कचरा है, मुझे अभी भी नहीं पता चल रहा है कि वो लुओ टियानफेंग उस कमीना का बेटा है, फिर भी उसे धक्के मार के हमारे लुओ फैमिली से क्यों नहीं निकाल दिया। ये सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है इसीलिए उस बंदे को बिल्कुल भी टेस्ट लेने मत देना। बाद एक और बंदा बोलता है वो टेस्ट दे भी दिया तो कुछ भी उखड़ नहीं पाया क्योंकि वो अपने बचपन से ही कचरा है। और लुई की बात सुनने के बाद लुओ टियान को अपने मन में सोचने लगता अरे बाप रे मुझे ऐसा लग रहा है वो पहले जैसा नल्ला बंदा बिल्कुल भी नहीं रहा, मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा है, इसलिए मुझे कुछ भी करके उसे टेस्ट देने से पहले ही रोकना चाहिए। ये सोचने के बाद ये बोलने लगता है तभी वो पेट्रेस बोलने लगता है कि वो भी हमारा फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट है, इसीलिए उसको भी टेस्ट देने का मौका दो। सुनने के बाद वो टियान वो कुछ भी नहीं कर पाता, इसके वजह से बोलने लगता है कि वही तुम ही हमारा फैमिली का फाइनल डिसेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पर आकर जल्दी इस मेमोरी स्टोन पर अपना हाथ डालो। ये सुने वो टेस्ट देने के लिए लुई आगे तरफ बढ़ने वाला होता तभी बिंगजुन उसके पीछे से आकर उसको हाथ पकड़ लेते और बोलने लगते हैं कि लुई क्या तुम इसके बारे में श्योर हो, क्योंकि अगर तुम वहां पर जाने के बाद फेल हो गए तो सारे तुम पर फिर से हंसेंगे और वो सारे लोग तुझे पहले से भी ज्यादा बुली करना स्टार्ट करेंगे और वो सब मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकती, तो इसीलिए टेस्ट देने से पहले एक बार सोच लो। ये सुनने के बाद लुई कहता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं वो टेस्ट देने के बाद वो लोग मुझ पर नहीं हंसेंगे बल्कि वो सारे लोगों को देखकर मैं ही हंसूंगा। ये सुनने के बाद बिंगजुन मुस्कुराने लगता है और बोलने लगता है ऐसा लग रहा है तुमने मेरे से काफी बड़ा सीक्रेट छुपा के रखा है, तो इसलिए जाओ टेस्ट दे दो, मैं बिल्कुल भी तुझे नहीं रोकूंगी। ये सुनने के बाद सीधा वो लुई उस मेमोरी स्टोन के पास जाता है और अपने एक ही हाथों में अपने पूरे एनर्जी भर के उस मेमोरी स्टोन पर अपना हाथ रख लेता है। इसके वजह से उस मेमोरी स्टोन पर उसका हाथ का निशान लग जाता है। तो वो पैट्रियस अनाउंस करने लगता है इसका हथेली का निशान उस मेमोरी स्टोन के अंदर 5 इंचों तक गए हैं। और ये डेप्थ को देखने के बाद मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि इसका कल्टिवेशन 5th लेवल के एकदम पीक पर पहुंच चुके हैं, तो इसीलिए ये भी ये टेस्ट को पास कर दिया और इसे भी इनर पैलेस में जाने का मौका दिया जाएगा। और ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद बिंगजुन काफी खुश हो जाता है और ये लुओ हावो काफी गुस्सा हो जाता है। और ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद काफी सारे लोग बात कर रहे होते हैं अरे बाप रे ये लुओ ही तो हमारा फैमिली का कचरा था, फिर भी वो 5th लेवल की एकदम पीक पर कैसे पहुंच गया। वो देखकर बंदा बोलता है मैंने इसके बारे में ये सुना था कि 1 साल पहले ये टाइटल डिटरमिनेशन स्टेज के 1st लेवल तक ही नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब ये कि ये 1 साल के अंदर अंदर 5 लेवल को ब्रेक थ्रू करके 5 लेवल के पीक तक पहुंच गया। अगर ये सच बात है तो हमारा फैमिली का कचरा नहीं बल्कि हमारा फैमिली का बहुत बड़ा जीनस है। और इसके बाद वहां पर अनाउंसमेंट करने वाला वो बुढ़ा वो उसके पास आ जाता है और बोलने लगता है कि कंग्रेचुलेशन यंग मास्टर लुई ये टेस्ट पास करने के लिए। ये सुनने के बाद लुई कहता है कि हाँ आपका भी शुक्रिया मुझे ये टेस्ट देने का मौका देने के लिए। पर तभी वहां पे लुओ टियान आ जाता है और बोलता है कि लुओ तुम अपने बचपन से सारे लोगों के सामने कचरे बन के रह गए हो, फाइनली ये टेस्ट के बाद तुम्हें वो कचरा नाम से कोई भी नहीं बुला सकता, इसीलिए तुझे मानना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि तूने उस कल्टीवेशन को इंप्रूव करके इतना स्ट्रांग बन ही नहीं गया बल्कि उस पावर को काफी अच्छी तरह छुपा भी ले, इसीलिए कंग्रेचुलेशन तुमको। ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे ये कमीना इतना पावरफुल कैसे बन गया, अगर इसके पावर के बारे में मुझे पहले ही पता चल गया तो उस लुओ सन को बोल के इसका कुटाई और भी करवा देता। तो गैस इसका मतलब ये है कि उस लुओ सन ने लुओ का कुटाई ऐसे ही नहीं किया बल्कि इस बंदे की बोलने की वजह से ही किया। और ये सोचने के बाद वो सारे लोग सब बोलने लगता है कि अब फाइनली डायरेक्ट डिसेंडेंट का टेस्ट हो चुका है, अब ब्रांच फैमिली के डिसेंडेंट आ जाएंगे। अब अगला टेस्ट ब्रांच फैमिली की यंग मास्टर की होती है। तब हम देखते हैं लुओ नीचे आ चुका होता है, वहीं पर बिंगजुन आ जाता है और बोलने लगता है अरे बाप रे तूने 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला, यही तेरा सीक्रेट है क्या? अगर ऐसी बात है तू ये सीक्रेट के बारे में मुझे पहले ही बताना चाहिए, मैं फालतू में तेरे लिए चिंता कर रहे थे तब से लेकर अब तक, तो इसलिए मुझे सच सच बता दे तू कितना स्ट्रांग कैसे बन गया, कब बन गया। तूने सच सच नहीं बताया तो मैं तेरे साथ बात भी नहीं करूंगी। लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे इसको क्या बताओ, क्या मैं रिबन हो चुका इसके बारे में बताओ, नाम उनाना मैं बिल्कुल भी बताने नहीं वाला हूँ, इसीलिए मुझे एक अच्छा बहाना ढूंढना चाहिए। और मैंने काफी सारे मानवास भी पढ़े, उन्हीं में से एक स्टोरी को निकाल के इस लड़की को बताऊंगा। ये सोचने के बाद ये बिंगू से बताने लगता है कि तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि वो कमीना लुओ सन ने मुझे आधे साल पहले काफी सारा चोट पहुंचाया और उस कुत्ते ने मुझे इतना मारा कि मैं ऑलमोस्ट मर ही चुका था, पर तभी एक बूढ़ा वहां पर आया और वो बूढ़ा इतना अजीब और इतना पावरफुल था कि उसके अंदर की एनर्जी को मैं अपने सेंसेस को यूज करके बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा था। उतने में वो बूढ़ा मेरे पास आ गया और मुझे जबरदस्त एक लाल कलर का पिल खिलाई दिया और इसके बाद वो बूढ़ा वहां से चले गए। इसके बाद वो पिल की वजह से मेरा इंजरी पूरी तरह से ठीक हुई और उतना ही नहीं बल्कि मेरे अंदर का कल्टिवेशन भी काफी हद तक बढ़ चुका था, मतलब मैं उस पिल को खाने के तुरंत बाद ही मैं 2nd लेवल पर पहुंच चुका। उसके बाद मेरे कल्टिवेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं सीक्रेट ही कल्टिवेट करता रहा और मैं ताकतवर बनता ही रहा। अब तुम भी देख सकते हो वो 6 महीने के बाद मैं 5th लेवल की एकदम पीक पर पहुंचा हूँ उसी बूढ़ा और उसी पिल की वजह से। और ये सारी स्टोरी सुनने के बाद बिंगजुन चौंक जाते और सोचने लगते अरे बाप रे इतना कमाल
का पिल जो कि एक बंदों को मेरिडियंस को टी कर सकता है और उसके साथ ही कल्टीवेशन को इतना तेज बढ़ा सकती है जिसकी मदद से तुम 6 महीनों के अंदर अंदर ही 5 लेवल्स को ब्रेक थ्रू करके 500 लेवल की एकदम पीक तक पहुंच चुके हो। इसके बाद हम लुई की तरफ देखते हैं। वो अपने मन में सोचने लगता है ये स्टोरी में जानबूझ के इसको बताया क्योंकि लड़कियों से सीक्रेट्स कुछ ज्यादा देर तक छुपा ही नहीं जाती, इसीलिए सारे स्टोरी ये सारे लुओ फैमिली को जल्दी पता चल जाएगा। उसके बाद ये लुओ फैमिली के किसी भी बंदा मुझे अटैक करने से पहले 2 बार सोचेंगे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पीछे एक स्ट्रांग बुढ़ाओ का हाथ है और उन लोगों को ये भी लगेगा कि अगर मुझे कोई अटैक किया तो वो बुढ़ाओ आकर उसका बैंड बजा सकता है। तो इसीलिए मेरा पावर सारे लोगों के सामने में शो करने के बाद भी कुछ ही महीनों के लिए मैं सेफ रहूंगा और कुछ महीने के बाद जब मैं कॉन्टिनेंटल स्टेज पर पहुंच जाऊंगा तब मैं किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ इस लुओ फैमिली का पैट्रियर्च यानी मेरा ग्रैंडपा ही सिर्फ कॉन्टिनेंटल स्टेज पर पहुंच चुका है, उसके अलावा कोई भी बंदा कॉन्टिनेंटल स्टेज पर नहीं पहुंच चुका है। तो इसीलिए अगर मैं कॉन्टिनेंटल स्टेज पर पहुंच चुका हूं तो इस लुओ फैमिली का सेकंड स्ट्रांगेस्ट बंदा मैं ही बनूंगा। उसके बाद मुझे अटैक करने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाएगा और ऐसे काफी देर बीत जाते वो ब्रांच फैमिली के टेस्ट भी हो जाते। इसके बाद वो तबला बजाते वो बोल रहा होता है कि फाइनली ये ब्रांच फैमिली का टेस्ट भी हो गया। और इसके बाद मैं अनाउंस करना चाहता हूँ हमारे मेन फैमिली की तरफ से 4 मेंबर्स और ब्रांच फैमिली की तरफ से 12 मेंबर्स, टोटल 16 मेंबर्स इस टेस्ट को पास कर पाए और उन्हीं 16 मेंबर्स को हमारे इनर पैलेस के जाने के लिए परमिशन दिया जाएगा। नॉर्मली हर साल 5वां लेवल से नीचे लेवल वाले को हमारे इनर पैलेस में जाने का परमिशन नहीं दिया जाता था। इस साल हमारा पैट्रियर्च ने एक नया डिसीजन लिया और वो डिसीजन है कि 5वां लेवल से नीचे लेवल वालों को भी हमारे इनर पैलेस में जाने का परमिशन दिया जाएगा, पर उससे पहले उन सारे लोगों को एक एलिमिनेशन मैच में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उस एलिमिनेशन मैच के बारे में मैं आप सभी को अभी बताऊंगा। पहले वो 5वां लेवल से नीचे वाले सारे बंदे को एक स्टेज पर भेज दिया जाएगा और वो सारे लोग वहां पर जाने के बाद फाइट करेंगे और जो बंदा फाइनल तक उस स्टेज पर टीका रह गया उसी बंदे को हमारे इनर पैलेस में जाने का मौका दिया जाएगा। ये सुने तुरंत बाद ही वो 5वां लेवल से नीचे वाले सारे बंदे उस स्टेज पर आ जाते हैं और ये देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे मैं काफी सारे एनिमेस में काफी सारे फाइट्स जो देख लिया पर रियलिटी में फाइट देखने का मजा ही कुछ और है। ये सोचता वो उस फाइट को देख ही जा रहा होता, तब हम वो स्टेज पर देखते वहाँ पे सफेद बालों वाला लड़की सिंगल हैंडेडली सभी लोगों को मार जा रहे होते और ऐसा कुछ देर बीत जाता तभी वहाँ पे लुओ टियानबो आ जाता और बोलने लगता है ये सफेद बालों वाला लड़की ही हमारा ये एलिमिनेशन मैच का विनर है। ये देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे वो अकेला ही इतना सारे लोगों को कुछ ही मिनट के अंदर हरा दिया, अरे बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और इसके बाद लुओ टियानबो अनाउंस करने लगता है कि और इसी मैच के साथ हमारी ये टेस्ट कंप्लीटली खत्म हो जाती है और जिसने इस टेस्ट को पास कर दिया वो सारे लोग हमारे इनर पैलेस के सामने इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद मैं आकर तुम लोगों को इनर पैलेस में लेके जाऊंगा। ये सुने वो सारे लोग वहां से चले जाते हैं और काफी देर बीत जाता है और हमारा लुओ ही उस इनर पैलेस के सामने पहुंच जाता है, पर तभी उस इनर पैलेस के अंदर से वो लुओ से बाहर आ रहा होता है और बोलने लगता है कि अरे बाप रे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 6 महीनों के पहले इसका चोट पूरी तरह से ठीक हो गया। अच्छी बात है तेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है उसके वजह से तेरा कल्टिवेशन भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया। और ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने कुछ लोग बात करते हुए सुना था कि ये कमाल का बंदा इसके पास आया और इसको एक पिल खिलाया और इसके बाद ही उसको चोट भी ठीक हो जाएगा और उसके साथ इसका कल्टिवेशन भी। मैं ऐसा पिल एग्जिस्ट भी करता हूँ तो इसी कमीने के पास क्यों, मेरा बेटा इससे काफी बड़ा जीनस था, उस बंदे बेटे के पास क्यों नहीं है और उसे पिल क्यों नहीं खिलाया। ये इंसाफी नहीं, ये जरूर ना इंसाफी है। ये बोलने के बाद ये लुओ इसे बोलने लगता है तेरे जैसे नल्ले बंदे को इस इनर पैलेस में एंट्री जरूर नहीं मिलेगी और मैं मिलने भी नहीं दूंगा, इसलिए दफा हो जाए। वैसे ये सुनने के बाद लुओ बोलने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है लुओ सैन, मैं कोई नल्ला बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अब 5वां लेवल पर पहुंच चुका हूँ, इसीलिए मुझे ये इनर पैलेस में जाने की इजाजत दिया गया। पर ये सारे बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके वो लुओ सैन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और सारे बातों को इग्नोर करने लगता है। और ये देखने के बाद लुओ बोलने लगता है कि मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, ये बोल के वो अपना एनर्जी बाहर रिलीज करने लगता है। और गाइस मैं बोलना भूल ही गया था कि पिछले एपिसोड में इसका कल्टिवेशन 5वां लेवल के एकदम पीक पर पहुंच चुका था उस मेमोरी स्टोन के मुताबिक, पर वो का असली कल्टिवेशन 7th लेवल पर पहुंच चुकी है, पर वो अपने जानबूझ के 5वें लेवल तक कम करके वो मेमोरी स्टोन पर ऐसा हाथ डाल दिया। इसके वजह से सारे लोगों को ऐसा लगा था कि वो 5वां लेवल का बंदा है और अभी वो एनर्जी रिलीज कर रहा था, वो एनर्जी भी 5वां लेवल की होती है और वो एनर्जी रिलीज करने के बाद सीधा उस गार्ड्स के पास जाता है और इसके बाद उन दोनों के ऐसा अटैक करके ऐसे दूर ढकेल देता है। और ये देखने के बाद लुओ से काफी गुस्से से चिल्लाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे लुओ फैमिली का आयरन गार्ड्स पर हाथ उठाने की, क्या तुम मरना चाहते हो? ये बोल के वो सारे गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उसको पकड़ो या उसको जान से मार डालो। और इस ऑर्डर को सुनने के बाद वो सारे गार्ड्स लुई पर अटैक करने के लिए उसके तरफ काफी तेज से बढ़ने लगते हैं। और ये देखने के बाद लुई वहीं पर खड़े होकर अपना एनर्जी थोड़ा सा बढ़ा लेता है, इसके वजह से वो सारे गार्ड्स ऐसा दूर जाकर गिरता है। और ऐसा करता हुआ देखने के बाद वो सारे गार्ड्स डर जाता है और इसके वजह से वो बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या पता नहीं कि हमारे लुओ फैमिली के रूल्स के मुताबिक जो भी बंदा हमारे हम जैसे आयरन गार्ड्स पर अटैक करेगा
उसको हमारे लुओ फैमिली के रूल्स के मुताबिक डेथ पेनल्टी मिलेगी। ये सुनने के बाद एक और आयरन गार्ड चिल्लाने लगता है कि तुम हमारे लुओ फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर आकर कुछ भी कर सकते हो। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर आकर कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि गड़बड़ करने वाला बंदा को और कोई नहीं बल्कि तुम सारे लोग ही हो, क्योंकि इस साल के एनुअल कॉम्पिटिशन टेस्ट में मैं जीत गया क्योंकि मैं 5th लेवल का बंदा था। इसीलिए इसी लुओ फैमिली के रूल्स के मुताबिक मुझे वो इनर पैलेस में जाने का परमिशन दिया गया है। तो तुम सारे आयरन गार्ड्स की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ पर रोकने की? क्या तुम सारे आयरन गार्ड्स उस लुओ सन के कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं हो क्या? और वही नहीं बल्कि तुम हमारे लुओ फैमिली के रूल्स के बारे में बात कर रहे हो। क्या तुम्हें ये बात करने में शर्म नहीं आती? अगर मैं तुम लोगों की पोजीशन में होता अब तक मैं चुल्लू बात सुसु में डूब मरता। और ये बात सुनने के बाद सारे आयरन गार्ड्स कुछ भी नहीं बोल पाते। और इसे देखने के बाद लुओ सन काफी गुस्से से उसके सामने पहुंच जाता है। तुमने पहले क्या क्या बातें बोला वो सारे बातों को एक बार रिपीट करो। ये बोल के वो अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज कर रहा होता है। तब हमें बताया जाता है कि इस लुओ सन का कल्टीवेशन का लेवल 8th लेवल पर ही, वो भी गोल्डन कोर स्टेज का। और कैसे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि उसका स्टेज और इसका स्टेज का नाम डिफरेंट है, पर इसके पीछे उन दोनों के कल्टीवेशन एलिमेंट्स का डिफरेंस है। क्योंकि हमारा लुओ ये वाटर के एलिमेंट को कल्टीवेट करता है, इसीलिए उसका टाइडी डिटरमिनेशन स्टेज है। और लुओ सन मेटल एलिमेंट की कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता है, इसीलिए उसका स्टेज और इसका स्टेज का नाम बिल्कुल डिफरेंट है। और ये देखने के बाद लुओ ही भी अपना एनर्जी को रिलीज करते हुए बोल रहा होता है, ओए माँ तेरे धमकी देकर और तेरा एनर्जी को देखकर मेरा मुंह ही निकल रहा है। बे लुओ सन तुझे अभी भी लगता है कि मैं तुझे डरता हूँ? अगर तुझे सच में फाइट करना ही तो मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए आज उतने में वहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है और वो बंदा चिल्ला रहा होता है, वहाँ पर क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि इस लुओ टियन भी होता है। और वो वहाँ पर आने के बाद अपना एनर्जी पूरी तरह से बाहर रिलीज करने लगता है। और उसे देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है, मैं महसूस कर सकता हूँ वो काफी देर से वहीं पर छुपा पड़ा था और पहले से लेकर अब तक पूरा कांड देखते आ रहा था। अब तो देखो फाइनली वो यहाँ पर आने का डिसाइड कर ही लिया। तो इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ इसका मामला क्या है और वो यहाँ पर आने के बाद मुझे कैसे रोक पाएगा उस इनर हॉल में जाने के। टियन वो बोलता है कि यहाँ पर क्या क्या रहा हो वो सारे सिचुएशन के बारे में मुझे सच सच बता दो। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है कि अंकल आपको भी अच्छी तरह से पता है कि मुझे वो एनुअल टूर्नामेंट में परमिशन दिया गया है कि मैं इस इनर हॉल में जा सकता हूँ और वहाँ पर टेक्निक तो सीख सकता हूँ। पर यहाँ पर आने के बाद इस कुत्ता इस खमी ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं ऐसा वैसा बंदा हो तो मैं भी सह लेता, पर मैं आपका भतीजा हूँ यानी इस लुओ टियानबो का भतीजा हूँ। तो इसीलिए उस कुत्ते लुओ सन को अभी पनिश कीजिए अंकल। इसीलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है अंकल, आप ये रूल्स के मुताबिक सही फैसला लेंगे और उस लुओ सन को पनिशमेंट देंगे। तो वो टियन पूछता है कि क्या लुओ सन क्या वो सच बोल रहा है? ये सुनने के बाद लुओ सन कहता है ऑफकोर्स नहीं, वो लुई इस इनर हॉल में जा रहा था इसीलिए मैं उसे जाने दे रहा था, फिर भी उसने हमारे एक आयरन गार्ड से अचानक बिना किसी वजह से पंगा ले लिया, उसके कुटाई करना चालू करी और उसको कुटाई करता हुआ देखकर वो सारे आयरन गार्ड्स उसे रोकने के लिए उसके पास गए। ये देखने के बाद उस लुई को और भी गुस्सा है, इसके वजह से वो सारे आयरन गार्ड्स को भी नहीं छोड़ा, उन सारे आयरन गार्ड्स को भी कुटाई करना चालू करी। ये देखने के बाद मैं उसे रोकने के लिए उसके पास गया और तभी यहाँ पर आप आ गए और मैंने भी कुछ भी नहीं किया। इसके बाद ये सुनने के बाद ये लुओ टियन को कहता है ओहो तो ऐसी बात है। और ये सुनने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे ये दोनों को आस कर देना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इतना अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए मैं भी उसको मान गया था। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस कुत्ता टियानबू और इस लुओ सन दोनों मिल गए और वो दोनों मिलकर मेरे परमिशन को कैंसिल करना चाहते हैं, इसीलिए उन दोनों ये नाटक कर रहे हैं। मैं भी किसी से कम नहीं हुई क्योंकि मेरे पिछले जिंदगी में मैं अपने बास के सामने काफी सारे नाटक किया है, इसीलिए मेरे नाटक के सामने इनका नाटक बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। ये सोचने के बाद ये बोलने लगता है कि लुओ सन तुम कुत्ते कहकर तेरे हिम्मत कैसे हुई ये सारे झूठ बोलने की? क्योंकि मैं यहाँ पर आने के बाद उस स्टेप्स पर अपना पैर भी नहीं रखा हूँ और अंदर जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं किया हूँ। उतना ही नहीं इस इनर कल के सामने इतना सारे गार्ड्स कभी भी नहीं थे, पर आज मेरे लिए प्लान करके तूने यहाँ पर लेके आया। और अंकुल आपको भी अच्छी तरह से पता है कि इसी ने मुझे 6 महीने पहले काफी ज्यादा चोट पहुंचाई और अभी भी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कमीने लुओ सन कही कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने? एक बात है पर मेरे अंकुल यानी इस लुओ टियानबू के सामने तू सफेद झूठ बोल रहा है। क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंकुल इतना बूढ़ा हो चुका है और वो सटिया चुका है, इसलिए तुम जो बोलो वो सारे बातों को वो यकीन करेगा? मैं मानता हूँ मेरा अंकुल बूढ़ा हो चुका है फिर भी उसका दिमाग अच्छी तरह से चल रहा है, तो इसीलिए तेरे बातों पर मेरा अंकुल बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। अगर तूने मेरे अंकुल को एक और बार बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये सारे बात सुनने के बाद वो लुओ टियनबू अपने मन में सोचने लगता अरे बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही अकलमंद बन गए आजकल। देख सकता हूँ वो अच्छी तरह से ब्लेम उस लुओ सन पर दे रहा है और मेरा नाम अच्छी तरह से यूज कर रहा है। और उतना ही नहीं ये सारे बात बोलता समय ये बिल्कुल भी हिचकिता नहीं रहा, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसको और भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, पर आपके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसको पहले ही परमिशन दिया गया है। ये सोचने के बाद ये बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे मामले
मामला एक मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से हो रहा है, इसलिए ये मामले को यही पर रफा दफा करो। और लुओसन ये तेरे पहली बार है, इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, अगले बार ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये सुनने के बाद लुओसन कहता है आप जैसे कहते हो मैं वैसा ही करूंगा मास्टर टियानबू। और ये सुनने के बाद टियानबू लुओई से बोलने लगता है कि लुओई मुझे फॉलो करो, मैं उस इनर हॉल में तुझे लेके जाता हूँ। ये सुनने के बाद ये बोलने लगता है कि यस अंकल आप जैसे कहते हो मैं भी वैसा ही करूंगा। तभी अब उसी इनर हॉल के सामने वहां पर टियानबू 17 लोगों को वहां पर ला चुका होता है। उसी 17 में से लुओई अपने मन में सोचने लगता है कि फाइनली मुझे मौका मिल रहा है उस इनर हॉल में जाने के लिए। उस इनर हॉल में जाने के बाद मैं एक अच्छी टेक्निक को ढूंढूंगा, उसके बाद मेरा कल्टीवेशन और भी तेजी से इंप्रूव हो जाएगा। और वो इनर हॉल की खासियत ये है कि वो हमारे लुओ फैमिली के सभी सीक्रेट टेक्निक्स या अच्छे टेक्निक उसी इनर हॉल में रखी दिया जाता है। इसीलिए सारे लुओ फैमिली के यंग मास्टर उस इनर हॉल में जाने के लिए तड़पते हैं। और उतना ही नहीं, उस इनर हॉल में जाने के बाद हम कोई भी किताब को रैंडमली पिक करें, उस किताब में भी काफी सारे पावरफुल टेक्निक्स लिखे होंगे। और वो किताब नॉर्मल मार्शल आर्ट्स में सीक्रेट टेक्निक जितना पावरफुल होगा। ये सोच ही रहा था, तभी वो टियानबू उस इनर हॉल के सामने पहुंच जाता है। और इसके बाद बोलने लगता है कि हमारे लुओ फैमिली का पेट लुओ शियांग में यानी इस लुओ टियानबू को ऑर्डर दिया है कि ये सारे डिसेबल को इनर हॉल में ले जाकर इन सारे लोगों को एक सीक्रेट टेक्निक को दिलवाने के लिए, इसीलिए प्लीज एल्डरी आप हमें परमिशन दीजिए उस इनर हॉल में जाने के लिए। सुनने के बाद एक बूढ़ा उस इनर हॉल के डोर्स को ओपन करके बाहर आ जाता है। तभी उसको देखने के बाद लुओ टियानबू वहां पर जाता है, वो प्रणाम करते हुए बोल रहा होता है आपको प्रणाम एल्डरी आप कैसे। ये सुनने के बाद वो एल्डर ही कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। और वो बूढ़ा शियांग कैसे है, क्या वो ठीक है क्या। ये सुनने के बाद ये कहता है कि मैं भी ठीक हूँ और मेरा फादर भी ठीक है और पूछने के लिए आपका शुक्रिया। और गाइस आगे से हम इसे बूढ़ा ही बुलाएंगे। तब ये बूढ़ा ही कहता है कि अच्छी बात है अगर वो ठीक है तो ये पूरी फैमिली सेफ रहेगी। और उस बूढ़ा ही को देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे वो बूढ़ा कितना स्ट्रांग है, वो ऑलमोस्ट मेरा ग्रैंडपा यानी इस फैमिली का पैट जितना स्ट्रांग होगा, इसीलिए उससे मेरा अंकुल लिवो टियानबू भी इतना तमीज से बात कर रहा है। और तभी वो बूढ़ा इनर हॉल में जाते हुए बोल रहा होता अगर ऐसी बात है तो तुम सारे लोग अंदर आ सकते हो और तुम बच्चे टियानबू वो सारे लोगों को यहाँ पर रूल्स बता दो। ये सुनने के बाद टियानबू कहता है आप जैसे कहते हो मैं वैसे करूंगा एल्डरी। ये बोलने के बाद वो सारे लोगों को लेके उस इनर हॉल के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है और बोलने लगता है यही इस इनर हॉल का फर्स्ट फ्लोर है। और ये फर्स्ट फ्लोर पूरे 6 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। तो 6 अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टेक्निक से बुक्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए चुपचाप जाकर अपने अपने एलिमेंट के रिलेटेड टेक्निक्स को ढूंढ लो। उससे पहले मैं इस इनर हॉल का रूल्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और रूल्स के मुताबिक तू फर्स्ट फ्लोर के अंदर किसी भी बुक को पढ़ सकते हो, वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर। और यहाँ का एक इम्पोर्टेंट रूल ये भी है कि तुम उस बुक को बाहर बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। पर तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम इस इनर हॉल में फिर से आ सकते हो अगर तुमने और भी स्ट्रांग बन के और भी अच्छे काम हमारे लुओ फैमिली के लिए किया तो। पर आपके लिए तुम लोगों को 2 ही घंटे का समय मिलेगा, इसीलिए तुम लोग जल्दी सोच समझ के एक अच्छे बुक को लो, उसी बुक को अच्छी तरह से पढ़ के वो 2 घंटे के अंदर कितना सीखना चाहते हो वो सारे सीखो। और ये सारे रूल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि अभी के लिए तुम लोगों को फर्स्ट फ्लोर तक ही जाने के परमिशन दिया गया है, तो इसीलिए तुम लोगों को सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक की बुक्स को पढ़ने का इजाजत है और तुम किसी भी हालत में दूसरे फ्लोर तक नहीं जाओगे। और ये सारे बात सुनने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो 2nd फ्लोर पर उसी बूढ़ा हुई खड़ा है और वहां पर खड़े होकर उस 2nd फ्लोर का गार्ड कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर आ रहे हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ उसका रंग इतना स्ट्रांग है कि वो 2nd फ्लोर से लेके यहाँ पर आ रहा है। पर ये सारे बकवास बातों को सोचना बंद करके मुझे एक अच्छी टेक्निक को ढूंढना चाहिए अपने लिए। ये बोल के वहां पर पढ़ा वो सारे टेक्निक को बुक को देखने लगता और ढूंढता ये अपने मन में सोचने लगता है मेरा कल्टिवेशन अब 7th लेवल की एकदम पीक पर पहुंच गई, इसीलिए मुझे ब्रेक थ्रू करके 8th लेवल पर पहुंचने जाने के लिए एक 8th लेवल की सीक्रेट टेक्निक की बुक की जरूरत पड़ी, उसके बाद भी मैं आसानी से लेवल अप कर सकता हूँ। पर दिक्कत की बात है कि मैं यहाँ पर इतना देर ढूंढ चुका हूँ, फिर भी मुझे 8th लेवल या 9th लेवल या उससे ऊपर वाली टेक्निक बिल्कुल भी नहीं मिल रही। मुझे ऐसा लग रहा है 8th लेवल से ऊपर वाली टेक्निक सिर्फ उस 2nd फ्लोर पर ही मिलेगी और मैं उस 2nd फ्लोर पर जाने के लिए जा सकता हूँ मेरे करंट स्ट्रेंथ के साथ। पर अगर उस बुढ़ाऊ ने मुझे ढूंढ लिया तो वो जरूर मुझे मार डालेगा या मुझे सीवियरली पनिश कर डालेगा, इसीलिए मुझे इतना जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उतना ही नहीं, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मैं कल्टिवेशन किए जा रहा हूँ, मैं कोई भी सीक्रेट टेक्निक या मार्शल टेक्निक को बिल्कुल भी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर पाए, इसीलिए मुझे एक सीक्रेट टेक्निक को ढूंढ के उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये सोचने के बाद वो सारे बुक्स को पढ़ने लगता है और बोलने लगता है क्लाउड डिस्पेलिंग पाम और फिंग्यू स्वार्ड और बॉडी टेक्निक, ये सारे टेक्निक सुनने में काफी ज्यादा अच्छा और ताकतवर लगते हैं, पर प्रैक्टिस करने में मुझे इतना फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मैं वाटर एलिमेंट की प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मुझे एक वाटर एलिमेंट रिलेटेड की टेक्निक को ही प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सोचने के बाद ये सारे बुक्स में से वाटर एलिमेंट टेक्निक को ढूंढने लगता है और ऐसा काफी देर ढूंढने के बाद उसे फाइनली एक वाटर एलिमेंट के रिलेटेड टेक्निक की बुक मिल जाती है और उस टेक्निक का नाम फ्लोइंग रेन टेक्निक होता है। और उसे देखने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि अरे बाप रे, इस बुक के अंदर लिखा है कि अगर तुमने इस फ्लोइंग रेन टेक्निक को 3रे लेवल तक मास्टर कर पाओगे तो उसके बाद तुम इस
वाटर के पीछे असली मतलब वो जान सकते हो। उसके बाद तेरा टेक्निक और तेरा पावर इतना हद तक बढ़ जाएगा कि तुम एक बड़ा सा पहाड़ को भी एक ही अटैक में, सिर्फ एक ही अटैक में पूरी तरह से बर्बाद करके रख सकते हो। अभी इसको याद आती है, अगर इस टेक्निक इतना ही पावरफुल है तो ये फर्स्ट फ्लोर पर क्यों है, सेकंड फ्लोर पर क्यों नहीं है? सारे ताकतवर टेक्निक्स को सेकंड फ्लोर पर ही रखा दिया। और ऐसी बात है तो ये फर्स्ट फ्लोर क्या कर रहा है? ये सोचता सोचता वो बुक को और भी पढ़ने लगा, तभी इसको समझ आता है कि अरे बाप रे, ये टेक्निक तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि सिर्फ इस बुक के अंदर फर्स्ट लेवल की टेक्निक के बारे में लिखा है। तभी तो ये बुक को ये फर्स्ट फ्लोर पर रखा दिया। पर मुझे इतना भी निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी की मेरे कल्टीवेशन के साथ ये फर्स्ट लेवल ही मैं सीख सकता हूँ, उसके ज्यादा मैं बिल्कुल भी सीख ही नहीं सकता। एक बार ये फर्स्ट लेवल की टेक्निक को मास्टर करने के बाद उसके बाद सेकंड फ्लोर पर जाऊंगा, उसके बाद दूसरा और तीसरे लेवल की टेक्निक को भी मास्टर करूंगा। ये सोचता ही वो सारे बुक को पढ़ लेता हूँ। उसके बाद उसके वाटर एलिमेंट की रिलेटेड टेक्निक्स, बॉडी टेक्निक्स, स्वाट टेक्निक्स, ये सब काफी सारे टेक्निक्स को भी पढ़ने लगता है। और ऐसे पूरे 2 घंटे बीत जाते। इसके बाद ये लुओ टियान वो ताली बजा दो बोला खत्म, पूरी 2 घंटे खत्म। इसीलिए तुम जो बुक्स अभी पढ़ रहे हो वो सारे बुक्स इसी इनर हॉल में रख दो। उसके बाद मेरे बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि 2 महीने के बाद तुम सारे लोगों को एक सुनसान आइलैंड में भेज दिया जाएगा और वहीं पर तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। और यहाँ पर आप लोगों ने जिस बुक को पढ़ के जिस टेक्निक को सीख लिया, वो टेक्निक को अच्छी तरह से 2 महीने के अंदर मास्टर कर लिया, क्योंकि वो सारे टेक्निक्स तुम उस आइलैंड पर यूज करने वाले हो। अगर तुम वो सारे टेक्निक्स तब तक मास्टर नहीं कर पाओगे तो तुम उस आइलैंड पर जिंदा ही नहीं बच पाओगे। और उतना ही नहीं, जहाँ पर खतरा होता है वहीं पर ही अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसीलिए उसी आइलैंड पर तुम हमारे लुओ फैमिली के लिए ग्लोरी भी कमा सकते हो, अगर तूने अच्छी तरह से परफॉर्मेंस उस आइलैंड पर दिया तो। और ये सारे बात सुनने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगते हैं, 2 महीने के बाद वो आइलैंड पर ट्रेनिंग करना वो तो ठीक लग रहा है, पर वो आइलैंड पर जाने के बाद हमारे लुओ फैमिली के लिए ग्लोरी कैसे कमा सकते हैं? क्या वहां पर कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? उसमें जीतने के बाद हमारे लुओ फैमिली के लिए ग्लोरी आता है क्या? चाहे जो भी हो, वो 2 महीने के अंदर मुझे इतना स्ट्रांग बनाना है कि उसके बाद मैं उस आइलैंड पे आसानी से बच सकता हूँ। और मुझे वो आइलैंड पर जाने के बाद कोई ग्लोरी वोली बिल्कुल भी नहीं जीतना, मुझे सिर्फ जिंदा वापस आना है। और इसके बाद वो सारे लोग वहां से चले जाते हैं। हमारा लुओई कहीं पर आ जाता है, वहां पर काफी सारे नौकर होते हैं और बोलने लगते हैं ग्रीटिंग यंग मास्टर लुओई। और तभी उसी घर के अंदर से लियांग और आनसुन दोनों बाहर आ जाते हैं। तब आनसुन बोलने लगता है फाइनली यंग मास्टर लुओई, आप फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। अब से ये हेवन बर्निंग कोर्टयार्ड आपका ही घर है, क्योंकि आपने उस टेस्ट में पास कर दिया और इनर हॉल में एंटर कर दिया। उसके बाद आपको इतना अच्छा पैलेस दिया गया है वो हमारा लुओ फैमिली ने। उतने में लुओई के पीछे वो बिंग्यून आ जाते हैं और बोलने लगते हैं लुओई मेरा कजिन, तुझे कंग्रेचुलेशन उस जॉब डी से इस हेवन बर्निंग कोर्टयार्ड पर ट्रांसफर करने के लिए। ये सुनने के बाद लुओई बोलने लगता है आपका शुक्रिया सिस्टर बिंग्यून, अगर आप चाहते हो तो अंदर आकर बैठ के बात करेंगे। ये सुनने के बाद बिंग्यून कहते हैं हाँ बात करेंगे, पर उससे पहले मैं तुझे एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। ये हेवन बर्निंग कोर्टयार्ड काफी अच्छी पैलेस है और हमारे 16 बंदों में से इतना अच्छे पैलेस किसी भी नहीं दिया गया, तो इसीलिए अक्सर मैं तुम्हारे पैलेस के यहाँ आता ही रहूंगा और मेरा वेलकम करते रहना तुम। ये सुनने के बाद लुई तुरंत ही बोलने लगता है कि सिस्टर बिंग्यून, अगर आप चाहते हो तो ये बर्निंग पैलेस को आपके पैलेस के साथ मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, तुम यहाँ पर रह सकते हो और मैं आपकी पैलेस पर रहूंगा। और इसके बारे में आपका ख्याल क्या है? ये सुनने के बाद बिंग्यून बोलने लगता है नहीं, इसकी जरूरत कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना प्यार को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और ऐसा बातें करते करते वो अंदर की तरफ जाने लगते। तभी बिंग्यून पूछती है कि मैंने काफी सारे टेक्निक्स को चूज किया उस इनर हॉल में, और तूने किस किस तरह के टेक्निक्स को चूज किया? ये सुनने के बाद लुई तुरंत ही जवाब देने लगता है मैंने काफी सारे टेक्निक्स को पढ़ा तो था, पर मैं और वो सारे टेक्निक्स में से मुझे एक ही टेक्निक सबसे अच्छा पसंद है और वो एक शॉर्ट टेक्निक है और उसका नाम फ्लोइंग रेन टेक्निक है। ये सुनने के बाद बिंग्यून बोलने लगता है ओह तो ऐसी बात है, तुमने एक शॉर्ट टेक्निक को चूज किया। अगर ऐसी बात है तो तुझे शॉर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छे तलवार की जरूरत पड़ेगी, पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा तलवार है और उस तलवार को लाके मैं तुझे दूंगी। अगर उस तलवार से तुम ये शॉर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करना चालू करेगा तो तेरा शॉर्ट टेक्निक और भी तेज इंप्रूव होना चालू करेगा। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है फेवर करने के लिए आपका शुक्रिया सिस्टर बिंग्यून। ये सुने तुरंत बाद सिस्टर बिंग्यून इसके पास आ जाते हैं और इसके कान में धीरे से बोलने लगते हैं कि मैं यहाँ पर ये सारे बात करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे नया पैलेस में काफी सारे नौकरानी है और वो सारे नौकरानी में से कुछ नौकरानी जासूस भी हो सकते हैं, इसीलिए तुम्हें उनके साथ संभाल कर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं अंकुल लिओ टियानबू को कुछ नौकरानी के साथ बात करते हुए देखा, इसीलिए मैं तुझे चेतावनी देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका फिर से शुक्रिया सिस्टर बिंग्यून, और ये बात मैं जरूर याद रखूंगा। और ऐसे काफी देर बीत जाता है और रात हो चुका है, तब हम लेके लुई कहीं पर जा रहा होता है उसी पैलेस से बाहर, और जाते जाते अपने मन में सोचने लगता है मेरे सिस्टर बिंग्यून ने मुझे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया कि यह इस पैलेस के अंदर काफी सारे नौकरानी है उस लुओ टियानबू के लिए काम कर रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये लुओ फैमिली सबसे सेफेस्ट प्लेस मेरा मॉम और मेरा फादर का ग्रेव के यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं आता, इसीलिए मुझे वहाँ पर ही
ट्रेनिंग करना चाहिए, वहाँ पर कोई भी नहीं मुझे देख पाएगा। ये सोचता वो उस ग्रेव के पास जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद ये पूरी तरह से जोक जाता है, क्योंकि उस ग्रेव के पास पहले ही एक बंदा मौजूद होता है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ये लुओ फैमिली का पैट्रियार्च होता है। और वो बोलने लगता है तुम यहाँ पर आ जाओ। ये सुनने के बाद लुओ तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है, बोलने लगता है पैट्रियार्च इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सुनने के बाद ये पैट्रियार्च बोलने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम मुझे काफी ज्यादा नफरत करते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा बचपन से एक बार भी एक ग्रैंडपा जैसा बिल्कुल भी बर्ताव नहीं किया, इसीलिए तुम मुझे अभी भी पैट्रियार्च बुला रहे हो, ग्रैंडपा बिल्कुल भी नहीं बुला रहे हो। अगर तुम मुझे हेट भी करते हो उसका दोष तुम्हारा कुछ भी नहीं है, पूरा दोष मेरा है। सुनने के बाद लुई बोलने लगता है नहीं पैट्रियार्च आपको कोई गलत फहमी हुआ, क्योंकि मैं तुझे नफरत नहीं करता हूँ या प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपना बचपन से लेके अब तक आपके साथ एक सेकंड का वक्त भी नहीं बिताया हूँ। और यही नहीं, मैं ये भी समझता हूँ आप इस लुओ फैमिली का पैट्रियार्च है, इसीलिए आपके ऊपर काफी सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगे और आप उन रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालने में बिजी होंगे 16 साल के लिए। इसीलिए आप मेरे पास एक बार भी नहीं आए वो 16 सालों में। पर आपको एक सच बात बताऊं, वो ये है कि आप मेरे साथ वक्त बिताए ना बिताए इससे मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिल में आप एक अजनबी और इस लुओ फैमिली के पैट्रियार्च के अलावा कुछ भी नहीं हो। और ये सारे बात सुनने के बाद वो पैट्रियार्च को अच्छी तरह समझ आने लगती है कि लुओ इसको कितना नफरत करता है। इसीलिए वो अपने शर्ट के अंदर से बुक निकालता है और लुओ को देते बोल रहा होता है कि चाहे जो भी हो तुम्हारे अंदर हमारे लुओ फैमिली का खून ही दौड़ रहा है, इसीलिए ये बुक लो और उसके बाद वो प्रैक्टिस करके और भी स्ट्रांग बन के हमारे लुओ फैमिली के अच्छे काम करो। ये बुक देने के अलावा तुम्हारे ग्रैंडपा तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोल के वो उस बुक को उसके हाथ में रख लेता है। उसे देखने के बाद ये पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये बुक के अंदर तो डाइटल डिटर्मिनेशन स्टेज के 8th लेवल से लेकर 10th लेवल का ब्रेक थ्रू करने का तरीका लिखा हुआ है। ये सोच ही रहा था, तभी वो पैट्रियार्च बोलने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तू अपना कल्टिवेशन को कैसे कम करके उस मीटिंग में 5th लेवल को दिखाया है, पर तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जब तक तुम इस लुओ फैमिली अंदर हो तब तक तुम उस टेक्निक को हमेशा यूज करते रहो ना, और ये तुम्हारे लेवल को ऐसे ही चुपाते रहना। ये बोल के वो बुढ़ा वहां से चले जाता है और जाते वो देखकर ये अपने मन में सोचने लगता अरे बाप रे इस बुढ़ा को कैसे पता मेरे असली लेवल के बारे में। मुझे लगा था कि मेरे उस टेक्निक की वजह से मैं सभी से उसको बारे में छुपा चुका हूँ, पर इस बुढ़ा को आसानी से पता चल गया। तो तभी तो ये हमारे लुओ फैमिली का पैट्रियार्च बना रहा है इतना सालों से। और गाइस इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।